अगले 2 से 3 घंटे बस आपको इस वन शॉट सेशन को देखना है और ये इकोनॉमिक्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करने में मदद करेंगे। वेलकम एवरीवन इन कंप्लीट इकोनॉमिक्स वन शॉट लेक्चर, जो कि मैं पूरे वन शॉट में हर एक चैप्टर को खत्म करूंगा इन दिस अवर पर्टिकुलर सेशन। स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो जल्दी से देरी ना करते हुए वी विल स्टार्ट अवर सेशन। बिफोर दैट आप सभी को ये पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम आपके सेशन में आ जाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है अबाउट द प्रोडक्टिव मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, बनता कहां पर है, प्रोड्यूस कहां पर होता है, बिकता कहां पर है, हर एक चीज उससे रिलेटेड, मार्केट क्या है उससे रिलेटेड हमारा प्रोडक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो डेफिनेशन में आप देख लो, जहां पर भी इट रिफर्स टू द एंटायर सिस्टम बाय विच गुड्स और सर्विसेज, मैथ्स का याद आया, जीएसटी, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे जो भी हमको गुड्स और सर्विसेज चाहिए या फिर मार्केट को रिक्वायरमेंट है, कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी उसको बनाकर दे रही है, ये सभी चीजें प्रोडक्टिव मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब की एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव मैकेनिज्म क्या क्या होता है? तो आप सभी को पता है, गुड्स है, सर्विसेज है, तो वो कहीं से तो आएगा, कहीं तो सर्विस प्रोवाइड करेगा ही। तो अगर गुड्स है, रॉ मटेरियल है, वो सब कहां से आएगा? आपका लैंड से आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा। तो रॉ मटेरियल लाइक मिनरल्स, वाटर एंड फॉरेस्ट, ये सब आ गया। अब उसके बाद ये सब चीजों को बनाने में तो लगेगा ही कुछ ना कुछ टाइम, तो बनाने के लिए ह्यूमन एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिजिकल एंड मेंटल वर्क पुट बाय द वर्कर्स इस भी इसमें एक एलिमेंट्स है प्रोडक्टिव मैकेनिज्म में। नाउ अब बेयर हैंड से तो वर्कर्स हमेशा काम नहीं कर सकता, राइट? उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन चाहिए, टूल चाहिए, तो वो यहाँ पर मिलेगा। टूल्स, मशीन्स एंड कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन के लिए, वो भी इसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो जाता है। उसके बाद अब एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी। एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी अगर आप देखो, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको एंटरप्रेन्योर्स रन करते हैं, वो रिस्क लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में, फिर उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में, देन दे सी द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऐसे ही बहुत सारे सीरीज ऑफ चेन्स स्टार्टअप्स फॉलो करते हैं, तभी कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलरली सस्टेन कर पाता है मार्केट में। तो ये भी एक की एलिमेंट है प्रोडक्टिव मैकेनिज्म का, कि कोई ऐसा हो जो रिस्क ले सके किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोवाइड करने का इन द मार्केट, एंड देन हम इस एबिलिटी को, प्रोडक्टिव मैकेनिज्म को सफल बना सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस इसका क्या है? तो सबसे पहले इफेक्टिव प्रोडक्टिव मैकेनिज्म से आपका क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का बढ़ेगा। तो आप सभी पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था भी हम इसको बोलते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ एवरीवन? मार्केट रन कैसे कर रहा है, जॉब्स कैसे मिल रही हैं, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है मनी का इन द मार्केट, बहुत सारी ऐसी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है और वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कि एफिशिएंट वर्क फ्लो, मनी फ्लो, हर एक चीज फ्लो हो सके पर्टिकुलर मार्केट में, और उसके बाद हमको ये पता चलेगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जॉब्स प्रोवाइड कराती है, और इससे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव मैकेनिज्म आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था, ये आई होप सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्व था, वैसी सिमिलर चीजें यहाँ पर फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। इनके इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप देखो, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना भी रिसोर्सेज आपका यूज होता है जी गुड्स और सर्विसेज को लाने में इन द मार्केट, ये सभी फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो 4 फैक्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इट इज अबाउट, फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हम वहां पर भी देखे, राइट? उसी चीज को हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। एक लैंड हो गया जहां से रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा जहां जो इंसान उस चीज के लिए काम करेगा, जो स्किल्ड होगा उस चीज में, उस पर काम करेगा, फिर मशीन या टूल वगैरह चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉपर रिस्क टेकिंग पर्सन चाहिए जो इस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ा सके। ठीक है, नाउ व्हाई आर दिस इंपॉर्टेंट? ये सभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फाउंडेशन है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में हो रहा है, देश ग्रो कैसे करेगा, ये सभी इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। नाउ देयर अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इंपैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मार्केट एज वेल। प्रोडक्टिविटी मार्केट का बोल लो, कंट्री का बोल लो, या फिर जो भी फ्लो हो रहा है, वर्क फ्लो या मनी फ्लो, उसका बोल लो, तो ये सब भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है
दिस इज द रीजन व्हाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंपॉर्टेंट। तो मैंने डिटेल्ड पीडीएफ इसलिए रखा है ताकि आप अच्छे से पढ़ भी सको और मुझे सुनो तो आप अच्छे से चीजों को समझ भी सको, राइट। ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा नहीं इसमें, कंप्लीट वन शॉट है तो आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम लैंड को जान लेते हैं, लैंड का मतलब क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो लैंड बेसिकली आपको पता है जितने भी रॉ मटेरियल हमको मिलते हैं इन आवर मदर अर्थ, इट इज अवेलेबल फ्रॉम द लैंड ओनली। तो इट रिफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं वो सभी लैंड को रिफर करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है लिमिटेड सप्लाई। अब लिमिटेड सप्लाई का मतलब क्या हुआ एवरीवन, लिमिटेड सप्लाई मतलब ये अबांडेंट, आप बोलो अबांडेंट हो भी बट सप्लाई तो लिमिटेड है इसका, क्योंकि फिक्स अमाउंट है, अर्थ का शेप तो फिक्स है, बढ़ता तो नहीं जाता, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज लिमिटेड सप्लाई। अब ये इमोबिल भी होती है। इमोबिल क्या है, तो लैंड अपने आप मूव नहीं कर सकता ना, लैंड मूव नहीं कर सकता, लैंड में जो प्रोडक्ट है वो भी अपने आप मूव नहीं कर सकते, उनको कुछ साधन चाहिए। हमको माइंस से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेटल्स को नॉन मेटल्स को, जो भी धातु हो, ठीक है, देन एक्सट्रैक्ट करके हमको इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि उसका रिफाइनिंग हो सके, फिर वो यूज में आ सकता है, तो इसलिए इमोबिल बोला गया है। फिर इंडेस्ट्रक्टिबल भी बोला गया है, तो वैनिश, इट विल नॉट वैनिश विद यूज, ये बात भी सही है कि लैंड वैनिश तो नहीं होगा, बस उसका फॉर्म चेंज होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेट्रोजीनियस है, तो डिफरेंट लैंड्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी एंड यूजेस। तो अगर हम हेट्रोजीनियस का बात करें, आप सभी को पता है ज्योग्राफी में आप सब पढ़े होंगे अबाउट द सॉइल्स, तो हर एक हमारे कंट्री में ही हर एक जगह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। थार डेजर्ट में अलग सैंड ड्यून्स वाला, ठीक है, सैंड टाइप का सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, तो हर सॉइल का फर्टिलिटी और क्वालिटी अलग होता है। वैसे यहाँ पर लैंड की भी बात करिए दैट इट इज हेट्रोजेनस, जरूरी नहीं है हर जगह पर ये सेम हो, ये डिफर करता है इन रिलेशन विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी और या फिर यूजेस का, ठीक है। उसके बाद पैसिव फैक्टर, जो अदर पैसिव फैक्टर्स यहाँ पर वो क्या आ जाएंगे, लैंड अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस, इट नीड्स लेबर एंड कैपिटल। तो जैसे कि मैंने इमोबिल वाले पॉइंट में आप सभी को बताया कि अपने आप से तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमको लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, तभी हम उन चीजों को यूज करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको बनाएंगे अपने काम के लायक, राइट, और फिर उसको हम सेल कहीं कर पाएंगे। इट इज ऑल अंडर द प्रोडक्टिव मैकेनिज्म। अब एग्जांपल अगर आप देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया मैं सॉइल का, तो वही एग्जांपल है एग्रीकल्चरल लैंड आपका हो गया, वो वहां पर आप सभी को पता है जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो वहां पर अच्छे अच्छे ग्रेन्स होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, दैट यूपी एंड पंजाब, ये सब वाला बेल्ट, ठीक है, हरियाणा बेल्ट। फिर आप फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, तो फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट से टिम्बर वगैरह का है, रिवर्स के लिए भी है, डिफरेंट एक्वेटिक सिस्टम है, और मिनरल्स वगैरह भी हमको इसी पर्टिकुलर लैंड के सोर्सेस से मिलते हैं। तो लैंड का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया एवरीवन। नेक्स्ट अब हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो एबिलिटी ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस आउटपुट पर यूनिट एरिया। तो इसका आपको थोड़ा ये चीज याद रखना पड़ेगा, विच इज स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से आप कितने अच्छे से, कितना मतलब वो लैंड कितना एबिलिटी रखता है कि वो हमको कुछ पर्टिकुलर मिनरल वगैरह या कुछ भी प्रोवाइड करा सके, ठीक है, तो ये उसका एबिलिटी आ गया। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, तो सबसे पहले फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमने पीछे भी देखा कि रिचर सॉइल से हमको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर यूज। फिर उसके बाद क्लाइमेट और वेदर पे भी ये डिपेंड करता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लाइमेट हो, वेदर हो, अगर हम अगेन एग्रीकल्चरल यूज की बात करें तो डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट वेदर में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स वगैरह उगते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आगे सुटेबल टेम्परेचर और रेनफॉल भी चाहिए, तो अगर टेम्परेचर बहुत सुटेबल है, रेनफॉल ज्यादा अच्छा है, तो यील्ड हमारा और अच्छा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज आ गया, यहाँ पर मोस्टली आप देखो लैंड में एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में ही बात किया जा रहा है, या फिर आप एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट से इसको समझ सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है प्रॉपर वाटर सप्लाई इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। उसके बाद टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड्स आ गया, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इंप्रूव द आउटपुट। अब फार्मिंग की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर की बात ही हो रही है, राइट। अब इसके बाद यूज ऑफ कैपिटल आ जाता है, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करें, मशीनरी यूज करें, ताकि हम सो करने जाते हैं उसका भी एक मशीन आता है, निकालने के लिए उसका मशीन आता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और उसके बाद सीड्स का भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, तो सीड्स भी ऐसे होने चाहिए जो अच्छा हमको प्रोडक्ट दे सके, तो दैट अगेन कम्स अंडर द कैपिटल। एग्जाम्पल में आप देखो, वेल इरिगेटेड एंड फर्टिलाइज्ड लैंड इन पंजाब हैज हायर प्रोडक्टिविटी देन लैंड इन राजस्थान। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताया सैंड टाइप के जो सॉइल है आपके राजस्थान में वो उतना उपजाऊ नहीं रहेंगे, वहां पर वही क्रॉप्स उगेंगे जो बहुत कम पानी में उग सके, जो डिफरेंट सेट्स ऑफ टेम्परेचर में उग सके, मोस्ट ऑफ द मिलेट्स होते हैं जो वहां पर होते हैं, लेकिन पंजाब में हर तरीके का आपको मिल जाएगा, वीट हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, लाइकवाइज, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐसा समझना है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के केस में।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेबर का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। लैंड का हमने पढ़ लिया, अब हम लेबर के बारे में पढ़ते हैं। लेबर इज व्हाट अबाउट, लेबर इज ऑल अबाउट अस ओनली, वी आर ओनली द लेबर इन ईच केस। ठीक है, मतलब चाहे वो किसी भी लेवल पर हो वो लेबर तो कहलाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेगा, राइट। कोई भी इंसान ह्यूमन एफर्ट जो लग रहा है, फिजिकल और मेंटल, यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं है कि लेबर का मतलब आप सब सोचो कि कोई फिजिकली जाके काम कर रहा है, हमको मेंटल लेवल भी लगता है। जैसे हम पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मेंटल लेवल तो लग रहा है ना, तो यहाँ पर भी लेबर वाला काम आ रहा है, जहां पर ह्यूमन एफर्ट लग रहा है। एफर्ट का दो डेफिनेशन गिवन है, एक फिजिकल भी है, एक मेंटल भी है, दोनों एफर्ट लग रहा है, उस केस पर आप बोलोगे लेबर का यहाँ पर इंक्लूसिवनेस है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका पेरिशेबल है, दैट लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक गुड्स। लेबर को ऑब्वियसली स्टोर तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो ह्यूमन एफर्ट है। एफर्ट को आप स्टोर तो नहीं कर सकते, उसको बस यूज कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस भी है, डिफरेंट वर्कर्स हैव डिफरेंट स्किल लेवल्स। तो हर एक बंदे का अपना अलग अलग स्किल लेवल होता है, भले ही उसने सेम चीज सीखा हो सालों से, लेकिन फिर भी उसका स्किल लेवल थोड़ा मोड़ा डिफर हर एक इंसान में करता है, तो हेट्रोजेनिटी वहां पर आ जाती है। उसके बाद लेबर इज मोबाइल। अब लेबर कैन मूव फ्रॉम वन जॉब और प्लेस टू अनदर। तो लैंड के केस में हमने देखा दैट इट इज इमोबाइल, उसको मूव नहीं कर सकते हम, बट लेबर कैन मूव। हम तो आराम से लोकोमोट कर सकते हैं, वी आर लिविंग बीइंग्स, राइट। तो हम आराम से कहीं चल के जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई लेबर इज मोबाइल। अब आ जाता है एफर्ट बेस्ड। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। अब इसके बाद एफर्ट बेस्ड क्या है, देखो हम ह्यूमन एफर्ट तो लगा रहे हैं, हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, कुछ और चीजें प्रोवाइड की जाए जिससे हमको मोटिवेशन मिले काम करने का, तो इससे हमारा एफर्ट बढ़ जाता है। तो वही आ रहा है एफर्ट बेस्ड, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक भी है लेबर का, कि किसी किसी को इंसेंटिव से, गुड्स प्रोवाइड करने से किसी किसी को मोटिवेशन मिलता है काम करने का, किसी को लगता है कि ये बहुत कम ऐसे होते हैं, बट किसी को ऐसा लगता है कि जो भी हो मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को इतना मिल रहा है, बस इतना काफी है हमारे लिए। उसके बाद आ जाता है डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल। तो स्किल्ड एंड हेल्दी वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हेल्थ अच्छा मेंटेन रखते हो तो आप ज्यादा काम कर पाते हो, ज्यादा कम कर पाते हो तो यू आर मोर प्रॉफिटेबल फॉर एनी कंपनी। ठीक है, तो इसलिए हेल्थ का आपको अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए इन एनी केस। और एजुकेशन भी आपको प्रॉपर एक लेवल तक, जैसे मैं बोलूँ ग्रेजुएशन तक का तो होना ही चाहिए, उसके बाद मर्जी होती है इंसान की वो आगे पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता है, बट बेसिक ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर उसके बाद भी आप मास्टर्स करोगे, पीएचडी करोगे, सो इट इज वैल्यू एडिशन ओनली, इट इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन ओनली, इट इज वैल्यू एडिशन। तो वो चीज जरूर आपको हेल्प करेगा, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल में एक टीचर, सबसे पहला एग्जांपल टीचर ही लिखा हुआ आप सभी को पता है। फिर एक फैक्ट्री वर्कर भी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो गया। अब फैक्ट्री वर्कर है वो तो प्रॉपर फिजिकल वर्क करेगा, टीचर लगभग दोनों करता है, कभी कभी ऑफलाइन केस में, ऑनलाइन में तो प्रेजेंटेशन इज मोस्टली, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ओनली सिटिंग एट वन प्लेस, एक जगह पर बैठता है और मेंटल एफर्ट लगाता है ज्यादातर। तो ये सभी चीजें आ जाती हैं इन द केस ऑफ लेबर। तो लेबर के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप सभी को क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है। तो डिवीजन ऑफ प्रॉपर लेबर कैसे कैसे हो जाएगा वो चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले आप देखो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क, किसी भी वर्क को डिवाइड करने का, किसी भी स्मॉलर टास्क में या किसी भी चीज में असाइन करने का, तो ओके डिफरेंट वर्कर्स को, ये आपका डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिवीजन में क्या कहेंगे, सिंपल डिवीजन क्या बोलता है, वन टास्क पर वर्कर, असेंबली लाइन वर्कर। तो असेंबली लाइन का वर्कर का मतलब क्या हुआ, आप सभी ने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, खाने बनने का प्रोसेस देखा होगा, राइट। तो खाना कुछ बन रहा है, एक पर्टिकुलर हम एक इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है, फिर उसमें कुछ उसकी पैकेजिंग वगैरह हो रही है, तो एक ऐसे पर्सन खड़े रहते हैं, एक इधर खड़े रहेगा और लाइंस के अगल बगल खड़े रहेंगे, वो चेक करते हैं कि पैकेजिंग प्रॉपर है कि नहीं, उसको चेक करेंगे रख देंगे, फिर उसको चेक करेंगे फिर रख देंगे। तो ये क्या है, वन एट ए टाइम हो रहा है। तो वन टास्क पर वर्कर, किसी एक वर्कर को एक टास्क दिया जा रहा है कि हाँ उसमें भले मल्टीपल है, बट ये काम किसी एक को भी दिया जा सकता है अगर वो फ्लो ऑफ मटेरियल ज्यादा तेज ना हो तो। ठीक है, तो वो उसने चेक किया फिर उसको आगे जाने दिया, फिर उसको चेक किया फिर उसको आगे जाने दिया, तो ये हो गया वन टास्क पर वर्कर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिवीजन क्या आ जाएगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हैंडल्ड बाय डिफरेंट वर्कर्स। तो अगर उस केस में आप सभी को मान लो वहां पर सिर्फ एक बंदा पैकेजिंग चेक कर रहा है,
अब ऐसे और भी बंदे हैं जो पैकेजिंग के साथ और भी कुछ चेक करें, लोगो चेक करें, सब चीज लिखा है कि नहीं चेक करें, मटेरियल सही से गया है कि नहीं, उसका वेट नापने का चेक करें। तो ये चीज आपका कॉम्प्लेक्स डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल डिवीजन आएगा। तो स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट फील्ड, जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर्स हो गए। तो डॉक्टर और इंजीनियर में ऑक्यूपेशनल डिवीजन हो रहा है क्योंकि वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड हो रहे हैं। क्यों, इंजीनियर ये ऐसा काम करेगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, इंजीनियर ट्रीटमेंट करेगा लेकिन मशीन्स वगैरह का करेगा, राइट। अब आप देखो एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। तो जैसे ही हम लेबर को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट हो जाए या फिर अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन हो जाए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम डिवाइड करते हैं, देन इट ऑब्वियसली इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अब आप किसी इंजीनियर को हायर करोगे किसी कंपनी में, ठीक है, और उसको अकाउंट्स का काम करने भेज दोगे, ये चलेगा क्या? ये तो टोटली इनएफिशिएंट हो जाएगा ऑब्वियसली। कि बंदा कुछ सीख लेगा कुछ टाइम में, लेकिन आपने हायर क्यों किया था? इंजीनियर का वर्क के लिए। तो इंजीनियर के वर्क के लिए उसको हायर किया है तो उसको वो काम दो। तो इसीलिए एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, टाइम भी सेव होगा, क्योंकि बंदा सीख तो लेगा, कोई भी काम सीख सकता है, ठीक है। बंदा कोई भी काम सीख जरूर सकता है लेकिन टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम भी सेव हो रहा है। फिर स्किल डेवलपमेंट होता है। अब स्किल डेवलपमेंट क्यों होगा? क्योंकि जिस चीज का पढ़ाई हमने किया है, अगर उसी फील्ड पर हम काम कर रहे हैं तो हमारा स्किल ऑब्वियसली डेवलप होगा। अगर हमने फील्ड स्विच किया तो हमको जीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए एनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट, और प्रोडक्शन का कॉस्ट रिड्यूस होता है बिकॉज आपको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए कई कंपनीज चाहती है कि बंदे का ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो ताकि हमको कुछ ट्रेनिंग में खर्चा ना करना पड़े। बट यार फ्रेशर लेवल पर इंसान को तो लेना ही पड़ता है, तो कंपनी को ये चीज भी सोचना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज स्किल सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ट्रेनिंग में ज्यादा खर्चा नहीं होगा। कुछ कुछ बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी एंड देन इट इज रेडी टू वर्क, द लेबर इज रेडी टू वर्क। एग्जाम्पल देख लो, अगर एक कार फैक्ट्री है, सम वर्कर्स फिक्स इंजन्स, अदर पेंट, सम असेंबल पार्ट्स। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फूड वाला आप बहुत सारा कुरकुरे या फिर ऐसे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट है उसका असेंबली लाइन में जो फ्लो होता है फूड्स का, वो आप जरूर देखे होंगे, राइट। चलो, ये चीज हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर में क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? वो कितना एफिशिएंट है किसी भी काम को करने के लिए। तो एबिलिटी ऑफ अ वर्क टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन द सेम टाइम। मैंने भी वही बात बोला, राइट, सेम थिंग बोला गया है। अब रीजंस फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया क्या होता है? इंडिया में बेसिकली क्या है, तो आप सभी को पता है जो अनस्किल्ड लेबर्स है वो ज्यादा है हमारे कंट्री में, राइट। तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग और एजुकेशन की कमी की वजह से यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी लो हो जाता है इन एनीथिंग, अगर हम बात करें कंपेयर टू एनी डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। बिकॉज उनके पास जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड मतलब अच्छा इकोनॉमी है उनका, तो वो अच्छा पैसा इन्फ्यूज कर पाता है इन सभी चीजों में, ट्रेनिंग और एजुकेशन में। अब हमारा हालत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल अगर हम बेसिक से बात करें तो ये फैक्टर रहा है, ठीक है। उसके बाद पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो अभी आप सभी को पता है आयुष्मान कार्ड वाला चीज, अगर पता हो नहीं पता हो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो बता दो। आयुष्मान कार्ड इज रिलेटेड टू कि प्रधानमंत्री का स्कीम था कि 5 लाख तक हर एक को, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको सहायता दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है। तो वो चीज था। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? वो चीज पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में मदद करेगा, क्योंकि अगर उनका हेल्थ थोड़ा कम है तो वो ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हैं, इम्प्रोवाइज करा सकते हैं, बट स्टिल उनका इनकम ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा खाना खा सके, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर है लो एफिशिएंसी होने का। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब यह है कि टेक्नोलॉजी बूम हमारा चल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के आगे हम चल रहे हैं, एआई का जमाना आ चुका है। लेकिन अगर हम फिर भी हम फिजिकल लेबर में या फिर हर चीज फिजिकल अपने हाथ से करने में चले जाए तो ये चीज ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करना इज नॉट वर्थ इट। हमको हमेशा अपग्रेड होना चाहिए अपने टाइम के साथ। और उसके बाद आता है लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन ऑल्सो। तो ये तो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में आपको दिख जाएगा, बहुत सारे करप्शन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती है, लो वेजेस होता ही है, तो इनसे वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन तो नहीं ही कर पाते, बट वर्किंग कंडीशन भी उतने अच्छे नहीं होते, उनको रुकने का अच्छे से जगह भी नहीं दिया जाता। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में देख सकते हो, ये सभी रीजन है हमारे किसी भी लेबर का लो एफिशिएंसी होने का। अब सॉल्यूशन क्या है? तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा एजुकेशन में। जितना अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी के लिए आपका जो मैंडेटरी एजुकेशन आया था, राइट, वो चीज आया हुआ था, इस यही रीजन था कि इन्वेस्टमेंट है इन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, स्किल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, और बेटर वेजेस भी रिक्वायर्ड है। वेजेस का रिवीजन उस लेवल पर भी होना चाहिए जहां पर
हमारा अनस्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, राइट। तो ये सभी चीजें एफिशिएंसी ऑफ लेबर से रिलेटेड थी, आई होप सभी को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल से रिलेटेड। तो अब लैंड देख लिया, लेबर देख लिया, अब हम कैपिटल का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, वो जो चीज जो आपको हेल्प करेगा इन द फाइनेंशियल टर्म्स, चाहे आप उसको मशीन बोलो, मशीन अगर आपको खरीदना है कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लेबर से काम करना है कैपिटल इज रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है, उसको रिफाइन करना है, उसको सेल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, हर एक चीज के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑल मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, तो जितना भी मैंने एग्जांपल दिया इट इज ऑल मैन मेड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कैपिटल में आता है, व्हाट इज कैपिटल। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जो भी मैं बोला ये सभी पॉइंट्स इनमें इंक्लूड हो जाएंगी। मैन मेड रिसोर्स है, जैसे लाइक अनलाइक लैंड इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद आ गया इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। तो कैपिटल की वजह से क्या होगा, मोर कैपिटल मतलब मोर प्रोडक्शन, ये बात तो सही है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा आप यूनिट बैठा पाओगे किसी भी कंपनी का, किसी भी मशीनरी का, और उतना ज्यादा आप प्रोडक्शन कर पाओगे। उसके बाद मोबाइल आ जाता है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, मतलब आप इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ कैपिटल में हो। तो फॉर्म ऑफ कैपिटल में अब टाइप्स ऑफ कैपिटल आ गया। एक फिजिकल कैपिटल होता है, जिसमें मैंने की बोला अगेन टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ये जो भी है ये सभी के लिए भी हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बट अगेन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आपने ये सभी चीजों को एक्वायर कर लिया, अपने पास रख लिया, तो ये पर्टिकुलर फिजिकल कैपिटल में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल कैपिटल आता है, तो मनी, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कंपनी, आप सभी को पता है शेयर्स एंड डिविडेंड्स का यहाँ पर केस आ रहा है, राइट। शेयर्स एंड डिविडेंड्स के केस में आप सभी को पता है कंपनीज लिस्टिंग करवाती हैं अपने स्टॉक्स का, उसको किसी पर्टिकुलर भाव में बेचती हैं ताकि उनके पास बहुत सारा पैसा आ सके, सो दैट दे कैन यूज इट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री। तो यहाँ पर मनी हो गए, बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑल रिलेटेड टू द कंपनी कम्स अंडर द फाइनेंशियल कैपिटल इन द टाइप्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में अगर हम देखें, फैक्ट्री मशीन चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो, एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप इज अ फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये एग्जांपल था आपका फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल का, और हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कैपिटल से रिलेटेड। डिटेल्ड पीडीएफ है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ भी लोगे, पीडीएफ आई विल आल्सो प्रोवाइड, एग्जाम के 2 दिन पहले प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देख लोगे और उसको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होगा तो वी विल सी व्हाट कैन बी डन। अब हम कैपिटल फॉर्मेशन देखते हैं, कैपिटल फॉर्म कैसे होगा। तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ कंट्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये मीनिंग इसका हो गया। लेकिन प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, तो कैपिटल बनेगा कैसे, एवरीवन पैसा आएगा कैसे, तो उसके लिए हमको मार्केट पर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, फैक्टर्स। तो सबसे पहला सेविंग्स आपका, इंडिविजुअल एंड फर्म्स सेव मनी। तो जो भी इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल, मान लो कोई स्टार्टअप कोई रन करना चाहता है, ठीक है, उस स्टार्टअप को रन करने के लिए जितने भी वहां पर है उन्होंने सेव किया हो बहुत टाइम से, तो वो उस पैसे को इन्फ्यूज करके यूज कर सकते हैं। या फिर फर्म के पास ऑलरेडी मनी सेव्ड हो, तब वो वहां पर कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है, तो सेविंग्स आर इन्वेस्टेड इन कैपिटल गुड्स। तो जहां पर भी सेविंग्स आपने किया है, अब उसको कैपिटल गुड्स में आप इन्वेस्ट करोगे, सेव करोगे, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। तो सेविंग, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प करेगा। देन आपको प्रोडक्शन इंक्रीज आ गया, तो मोर कैपिटल लीड्स टू हायर प्रोडक्शन। तो ये तो हम पिछले पॉइंट में भी पढ़े थे। अब नीड क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का, कैपिटल फॉर्म हमको क्यों करना पड़ेगा किसी भी फॉर्म को रन करने के लिए, व्हाई कैपिटल फॉर्मेशन इज नेसेसरी। सबसे पहले ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, चाहे आप किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करो, छोटे से जगह की बात करो, या पूरे देश की बात करो, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको पता है जितना भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा है, स्टॉक्स में पैसा जमा है, इट इज हेल्पिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज हेल्पिंग आवर कंट्रीज इकोनॉमी ओनली। तो इसीलिए आप सभी को पता है जो इंटरेस्ट रेट है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स वगैरह में हाई तो होते हैं, बट जब आप विड्रॉ करते हो देयर इज ओनली, ऑल्दो बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन में नहीं कर रहा, बट विड्रॉ करने पर 10% या 20% चार्ज ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स यू टू इन्वेस्ट, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। अब जितना पैसा किसी के भी पास आएगा, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास आए या गवर्नमेंट के पास आए, तो वो और अच्छे से उस पैसे को यूज करके, हालांकि करप्शन से होता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वो पैसे को और यूज करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। अब मैं अगर प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करूं, उनके पास अच्छा पैसा है तो वो एक और कंपनी खोलने का सोचेगा, एक और कंपनी अगर खोलने का सोचेगा, एक और मशीनरी यूनिट लाने का सोचेगा, तो उससे उसके लिए उसको ज्यादा लेबर भी चाहिए होंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस होता है। तो अगर एक कंपनी ऑलरेडी है प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, दूसरा भी खोल रहा है, तो अब ऑब्वियसली प्रोडक्शन उसका इंक्रीज होगा, राइट। तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, एंड कैपिटल इन्फ्यूज करने से आप
लेबर्स को या फिर वर्किंग कंडीशन को और अच्छा कर पाओगे। तो ये सभी चीजें से एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेबर्स की भी, ऑपरेशंस की भी, और उससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। दोनों चीजें यहाँ पर, या तो नंबर ऑफ यूनिट से बढ़ाए या तो वर्किंग कंडीशन और लेबर को अच्छे से इंसेंटिव और गुड्स प्रोवाइड करके बढ़ाए, तो वो भी यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल, अगर देखें गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आप सभी को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर से मैंने एक डाटा पढ़ा था, मोर देन 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज थ्रू रोड्स। तो हाईवे में इतना फोकस हमको क्यों दिया जा रहा है? यही रीजन है कि हाईवे में इतना फोकस दिया जा रहा है, हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने में इतना फोकस दिया जा रहा है, इतना पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होगा। दिस इज द मेन रीजन दैट गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्ट में चाहे आप मेट्रो ले लो, चाहे आप रेलवेज ले लो, रोडवेज ले लो, कुछ भी ले लो, बट मोस्टली अभी काम हमारा रोडवेज पर बहुत अच्छा हो गया है, राइट। तो ये चीज कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड थी। आई होप सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट आपका एंटरप्रेन्योर आ गया, मीनिंग एंड फंक्शन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जैसे कि मैंने स्पेसिमेन में भी देखा है, ठीक है। तो आप सभी को क्वेश्चंस भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी हम पूरा कवर करते हैं शॉर्ट में, वन शॉट इकोनॉमिक्स का, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर है क्या एक्चुअली? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज एंड ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के लिए दिया हुआ है। या फिर आप बोलो जो स्टार्टअप चालू करता है, सिंपल से बोलो, या फिर आप वो स्टार्टअप चालू तो कर रहे हैं, लेकिन चालू करने में क्या होगा, मैनेजमेंट या और प्रोडक्शन के फैक्टर्स दोनों आएंगे, तो वो सीईओ बन के बैठा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का केस आया। नेक्स्ट अब आप देखो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला फंक्शन एंटरप्रेन्योर का है रिस्क टेकिंग। कंपनीज तो बहुत सारी है दुनिया में, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप यूनिकनेस क्या लाते हो? कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट का कुछ अपडेटेड वर्जन ला रहे हो, उसके लिए आपको चाहिए रिस्क टेकिंग फैक्टर। तो रिस्क टेकिंग है, फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस में लेना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाओगे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर आप इनोवेशन में देखो, इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जरूर है कि ऑब्वियसली इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के एज पर ही आप डिफरेंट हो सकते हो मार्केट में। मार्केट में गेम प्ले आप अपना तभी कर पाओगे जब आपके पास इनोवेशन और टेक्नोलॉजी दोनों है, ठीक है। फिर आपके पास डिसीजन मेकिंग होना चाहिए अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हो तो, ठीक है। एलोकेट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, तो सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसका एफिशिएंटली यूज हो, कहीं पर कोई चीज बर्बाद ना हो, ये चीज भी हमको फोकस करना होता है। एंड देन मैनेजिंग प्रोडक्शन, तो सुपरवाइजेस लेबर, कैपिटल एंड लैंड सॉरी, लैंड, कैपिटल और लेबर, यहाँ पर तीनों को अच्छे से सुपरवाइजेस जो कर सके, वही चीज यहाँ पर कहलाता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उसके बाद हमारा एलोन मस्क का एग्जांपल आ गया, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स ओपन किए हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है हु इनोवेट्स एंड टेक्स रिस्क। अब देखो टेस्ला, कार तो बहुत सारी थी, कार्स तो बहुत सारी थी ना टेस्ला खुलने के पहले, आप सभी को पता है। स्पेस एक्स भी क्या काम करता है, नासा और जो गवर्नमेंट बॉडीज, बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज भी करते होंगे, वो भी बहुत सारे थे, लेकिन इन्होंने खोला, इन्होंने ये दोनों कंपनीज खोला, इसमें इनोवेट किया, इन्फ्यूज किया, हर एक चीज को एनालाइज किया होगा, तब जाके ये दोनों इतनी बड़ी कंपनीज बनी है आज के टाइम में, राइट। सो दैट इज द रीजन कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और इनोवेशन इज ऑल्सो द की फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो चलो ये चीज हो गया। अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होगा, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या एंटरप्रेन्योर्स की एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में। सबसे पहला तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट ही है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब भी कोई एंटरप्रेन्योर रिस्क लेके कोई भी कंपनी फर्म स्टार्ट कर रहा है, वहां पर लेबर काम करने आएंगे, अपना स्किल सेट के बेसिस पर आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जरूर जनरेट होगा। मोर बिजनेस मोर जॉब्स, ठीक है, जितना बिजनेसेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा जॉब्स होगा। फिर एनकरेजेस इनोवेशन, तो इनोवेशन को बढ़ावा देता है एंटरप्रेन्योर, राइट। हर एक प्रोडक्ट को हर एक टाइम पर एक मतलब इनोवेट करना ही पड़ेगा, तभी आप मार्केट पर सस्टेन कर पाओगे। तो इसीलिए एनकरेजेस इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। अब जीडीपी भी इंक्रीज होता है इससे, कैसे? सो इट बूस्ट द नेशनल इनकम ऑल्सो, बिकॉज आप सभी वैल्यू एडिशन कर रहे हो ना। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडिशन कर रहे हो आप इकोनॉमी में, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट। तो इसीलिए वहां पर जीडीपी भी इंक्रीज होता है। देन यू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी। मेड इन भारत, मेक इन भारत, बहुत सारी चीजें स्कीम वगैरह चली थी। क्यों चली थी? क्योंकि हम यहीं का रिसोर्सेज यूज करके यहीं के चीज को यहीं पर बेचे या फिर बाहर बेचे, तो वो हमारा
एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इन द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो बाहर से कुछ जैसे चिप्स की बात होती थी, बाहर से लेना पड़ता था, मोबाइल्स बाहर से लेना पड़ता था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत कम थे। आई थिंक सिर्फ माइक्रोमैक्स और लावा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगा, बाकी किसी मोबाइल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर नहीं थे, बाहर से आता था। बाद में फिर सैमसंग, एप्पल सभी ने अपना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोला। तो ये सभी चीजें आपको पता चलेगी, तो किसी के बेसिस पर खोले या कोई नया खोल ले, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें मोबाइल में यूज होती है, चिपसेट्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हो गए, वो सब यूज होते हैं। वो सब का मैन्युफैक्चरिंग अगर यही होने लग जाए तो इट विल श्योरली रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट से हमको खरीदना पड़ता है, बाहर से पैसे दे के खरीदना पड़ता है। तो इंपोर्ट से अगर हम रिड्यूस कर दिया अपना डिपेंडेंसी, तो पैसा बाहर जाने से बच गया, पैसा यही रहेगा। तो इसका मतलब वैल्यू एडिशन और होगा, जीडीपी अगेन ग्रोथ होगा। अब एग्जांपल देखो, स्टार्टअप्स है ओला और जोमेटो जैसा है, जिसने इंडिया के इकोनॉमी को बूस्ट किया है। ओला तो आप सभी को पता है, यहीं का जो लोकल टैक्सी है, मोबाइल अवेलेबल है, ऐप इंस्टॉल किए, सब यहीं पर हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं किया जा रहा। सेम जोमेटो का भी है, टैक्सी मतलब डिलीवरी बॉय का ही है, ठीक है। उनको बस एक ऐप इंस्टॉल करना है, रेस्टोरेंट से कनेक्ट करना है, रेस्टोरेंट भी यहीं का, गाड़ी वाड़ी जो यूज कर रहे हैं सब यहीं के, लेबर यहीं के, तो हर चीज यहीं पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी ये सभी से बूस्ट हुआ है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई एवरीवन होता क्या है? डिमांड मतलब किसी चीज की मांग बढ़ रही है मार्केट में, कोई चीज हमको चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, कोविड में आया था तो इंजेक्शन की मांग बढ़ गई थी, तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तो उसको सप्लाई करना पड़ेगा, तो वो चीज सप्लाई के अंडर आता है। और डिमांड मतलब किसी भी फैक्टर की वजह से किसी की भी चीजों की मांग बढ़ जाती है ना किसी भी टाइम पर, तो वो आपका डिमांड कहलाता है। अब उसको पूर्ति तो करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार करे, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल करे, चाहे कोई सोशल या वेलफेयर वाला ऑर्गेनाइजेशन करे, बट वो सप्लाई के केस में आ जाता है। तो दिस इज बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। अब आप देख लो यहाँ पर, डिमांड का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड ऑफ सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो प्रॉपर अगर डेफिनेशन आप देखो, यहाँ पर है गिवन, जो मैंने टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में क्या बोला था, इट वाज कोविड, राइट। तो कोविड का एक ऐसा टाइम पीरियड था, एक गिवन प्राइस हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का, तो ये चीज आपके डिमांड के अंदर आ जाती है। एग्जांपल में देखो, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन ड्रॉप, मोर पीपल विल बी विलिंग टू बाय इट। ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्रेशली लॉन्च होता है ना, तो वैसे थोड़ा सा कम प्राइस में होता है, ठीक है। कुछ डिस्काउंट वगैरह देते हैं दो फर्स्ट 2 डेज 3 डेज के लिए, देन उनका प्राइस नॉमिनल कर दिया जाता है। बट आफ्टर 2-3 मंथ्स जब उसके अपग्रेडेड मॉडल आएगा, राइट, तो इसका क्या कर दिया जाएगा, इसका प्राइस कम कर दिया जाएगा, तो अब उसकी मांग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इसलिए जनरली ट्रेंड में अगर आप देखो तो 2-3 महीने में किसी भी मोबाइल का जो डिमांड होगा ना, डिमांड तो बढ़ेगा ही, और उसका पैसा कम होता है तो लोग उसको और खरीदना चाहते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ डिमांड देखते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, मतलब किसी एक सिंगल कंज्यूमर का डिमांड हो सकता है एक स्मॉल लेवल पर, कि मुझे आज किसी चीज की जरूरत है। सपोज मुझे आज कुछ ऑर्डर करना है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उसका डिमांड हो गया, तो ये बहुत छोटी से इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मकर संक्रांति आती है तो तिल का जो है वो डिमांड बढ़ जाता है। ऑब्वियसली तिल से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे हम उसका गजक बोलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, तो ये आपका क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड आ जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका मार्केट डिमांड बढ़ रहा है रिलेटेड टू द तिल के प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब हम सप्लाई देखते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ गुड दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अब जनरली ये ट्रैक ऐसे ही होता है कि डिमांड के बेसिस पर ही हम सप्लाई डिसाइड करते हैं, या तो प्रोड्यूसर ही वैसे ही सप्लाई को डिसाइड करता है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस जो प्रोड्यूसर विलिंग कर रहा है, ठीक है, वो चाह रहा है और वो बेच सकता है। एबल मतलब एबिलिटी टू सेल, तो एबल बेच सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे और किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, वो आपका सप्लाई हो जाता है। एग्जांपल में देखो, प्राइस ऑफ व्हीट अगर राइज हो गया तो फार्मर्स विल सप्लाई मोर व्हीट, ठीक है, ताकि उनको और प्रॉफिट हो सकेगा। चलो, टाइप्स ऑफ सप्लाई में अगेन इंडिविजुअल सप्लाई है, तो सप्लाई बाय सिंगल प्रोड्यूसर, कोई एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैटर कर रहा है, तो वो उस केस को असेंबल करेगा। फिर मार्केट सप्लाई में आ जाता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाईज। तो जितने भी सप्लाईज यहाँ पर पूरा मतलब एक बहुत सारा इकोसिस्टम के केस में यहाँ पर बन जाएगा मार्केट सप्लाई का केस, तो उसमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई में मार्केट सप्लाई का केस बनेगा। तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप सभी को क्लियर हो चुका है। डिमांड का और सप्लाई का डेफिनेशन आप सब यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल टर्म्स में समझना है तो वही है, किसी गिवन टाइम पीरियड पर किसी पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए किसी भी चीज का डिमांड हो रहा है, तो उस पर फिर सप्लाई करने का
जो बनता है, जिम्मेवारी बनता है, वो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का बनता है, तभी उसका बिजनेस चल पाएगा, राइट। चलो, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो अब ये बोलता क्या है, ये एक पर्टिकुलर टर्म है यहाँ पर, सेटेरिस पेरिबस। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब यही होता है, जब अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होता है तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है ना किसी भी चीज का डिमांड और सप्लाई में, द फैक्टर्स आर इनन्यूमरेट। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे दैट फैक्टर्स जो अदर हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। लेकिन अगर हाँ, अगर किसी चीज को आप देखो, काला बाजारी वगैरह होता है किसी भी गुड्स का, अनियंस का हो तो हुआ था, टोमेटोस का हुआ था, ऐसे कुछ केसेस हुए हैं। तो जब उनका काला बाजारी होता है, उनके प्राइस सडन इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज मार्केट में वो चीज ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो 100 रुपीज किलो पर बिकता है, अब उतने में बिक रहा है, तो ऑब्वियसली इंसान प्याज कम खरीदेगा, ज्यादा नहीं खरीदेगा। तो वही केस यहाँ पर आ रहा है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद डिमांड शेड्यूल एंड कर्व अगर आप देखो तो यहाँ पर डिमांड शेड्यूल और कर्व का क्या एक्सप्लेनेशन है, यू कैन सी 10 रुपीज में क्वांटिटी डिमांडेड 50 है, 20 में 40 है, 30 में 30 है, 40 में 30 है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, डिमांड कर्व ग्राफ एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, जो कि केस आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपए का आ रहा है 50 में, लेकिन अब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया लेकिन प्राइस बढ़ गया। तो इनवर्स स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर डिमांड कर्व का ग्राफ एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब लॉ ऑफ सप्लाई में देखो, सेटेरिस पेरिबस, अगेन वही चीज सेम हो रहा है। तो when the price of good increases supply increases and vice versa is also true, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल कर्व में आप देखो 10 रुपीज में क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, लेकिन 20 रुपीज में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया 30, कॉन्ट्रारी टू दिस केस। तो सप्लाई कर्व में यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ एक्सप्लेनेशन में अपवर्ड स्लोपिंग का केस आपको दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो डिमांड वाले केस में देखा, डिमांड कर्व क्या बोलता है, डिमांड कर्व में आपका इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और सप्लाई कर्व में आपका क्या है, सप्लाई कर्व में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। प्राइस एंड सप्लाई और प्राइस एंड डिमांड, अब ये चीज याद रखना है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से रिलेटेड ये चीज यहाँ पर मेंशन है, एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, ओके। आई होप ये चीज क्लियर है। सेटेरिस पेरिबस का मतलब आई होप आप सभी को पता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। तो अब अगर सबसे पहले हम देखें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व हमने जस्ट यहाँ पर देखा हुआ है, राइट। डिमांड कर्व हमने यहाँ पर देखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व का, एंड इट इज अबाउट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इसलिए नीचे की तरफ है। और सप्लाई कर्व में इट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो डिमांड कर्व में अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन कब होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो एक्सपेंशन कब होगा, जब डिमांड राइजेस ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस। तो प्राइस अगर फॉल हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है, उस केस पर आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट केस आप कॉन्ट्रैक्शन में देख सकते हो, व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू अ राइज इन प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है इस केस में, जब डिमांड नीचे गिर रहा है लेकिन राइज इन प्राइस के केस में, ओके। उसके बाद आप शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखो, वो क्या होता है, एक आता है आपका सबसे पहले राइटवर्ड शिफ्ट। नाउ व्हाट इज राइटवर्ड शिफ्ट, तो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो अब सबसे पहले यहां पर हमने सेटेरिस पेरिबस पिछले केस में देखा था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बट यहां पर अदर फैक्टर्स अब पिक्चर में आ रहे हैं, अदर देन प्राइस। अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है अदर देन प्राइस में, एग्जांपल आप देख सकते हो, हायर इनकम हो गया है लोगों का, लोगों के पास हायर इनकम है तो उनकी स्पेंडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, ज्यादा खर्चा कर पाएंगे तो ज्यादा महंगे चीजों को वो एक्सेस कर पाएंगे, और अगर किसी चीज को प्रीमियम पर बेचा भी जा रहा है तो भी खरीद पाएंगे, ठीक है। और बेटर क्वालिटी के लिए भी हम ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, राइट। उसके बाद हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस में होगा, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर्स। तो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब डिमांड में कुछ डिक्रीज है ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर्स के वजह से। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विस का कोई रिव्यू अच्छा नहीं है, इट इज बैड रिव्यू, या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न, या फिर पैसे ही नहीं है खरीदने को, तो उसमें भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कैसा होता है। सबसे पहले मूवमेंट अलोंग हमने डिमांड कर्व देख लिया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देख लिया,
राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख लिया क्यों होता है। अब हम एक्सपेंशन देखते हैं अलोंग द सप्लाई कर्व। एक्सपेंशन इज बाय इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अ राइज इन प्राइस। तो राइज इन प्राइस अगर हो रहा है तो सप्लाई बढ़ाएगा ही, बिकॉज प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमाना है, राइट। फिर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस। अब अगर प्राइसेस गिर चुके हैं तो वो प्रोडक्ट ज्यादा तो बनाएगा नहीं, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी उसमें कम हो जाएगी प्रोड्यूसर की, तो इसीलिए डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। नाउ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब यहाँ पर सप्लाई कर्व में शिफ्ट क्या होता है? तो राइटवर्ड शिफ्ट में हमने देखा था डिमांड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है। और लेफ्टवर्ड कर्व में डिमांड में क्या हो रहा है? डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर्स। तो सप्लाई में अगर हम देखें राइटवर्ड शिफ्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब देखो यहां पर भी वही था, डिमांड नॉन अदर देन फैक्टर ऑफ प्राइस, तो यहां पर भी वही लिखा है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। एग्जांपल में क्या आ गया? बेटर टेक्नोलॉजी आ गया, सब्सिडीज आ गया, तो इसीलिए इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, ये नॉन प्राइस फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे हो रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, एग्जांपल हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली हाई हो रहा है तो प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि सप्लाई वहां पर डिक्रीज हो रहा है, और ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से है, बिकॉज प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ चुका है। प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ना मतलब शायद रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया हो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया हो, मशीनरी जो इन्वॉल्व है, या फिर लेबर्स अगर स्ट्राइक करते हैं, डिमांड इन हाइक इन देयर सैलरी करते हैं, उस केसेस में ये चीज हो सकता है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट भी आप सभी को पता चल गया है। अगर टेक्नोलॉजी और सब्सिडी है दिया जा रहा है तो ये नॉन प्राइस फैक्टर्स में आएंगे, बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर जरूर यहाँ पर इंक्रीज कर देगा सप्लाई को, ठीक है, बिकॉज ये उसके प्रॉफिटेबिलिटी में काम करेगा। तो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। रिलेशन आपने इस पर्टिकुलर केस पर देख लिया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने देख लिया मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्लस एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स क्या क्या है डिमांड एंड सप्लाई के केस में, और एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो बात भी आप सुनते रहो, पढ़ भी सकते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पीडीएफ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अब लास्ट ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कम पीडीएफ कम मटेरियल रखूंगा तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे, मटेरियल भी प्रोवाइड मैं करा दूंगा, बट इफ यू सी इट, इट इज गुड फॉर यू। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में आप देखो, प्राइस ऑफ द गुड इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, कंज्यूमर इनकम, हायर इनकम एंड हायर डिमांड है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यहाँ पर क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूट्स अगर आप देखो, सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होगा? टी वर्सेस कॉफी का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। अगर टी का प्राइस यहाँ पर राइज होता है, अगर कहीं पर भी मान लो टी का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो पहुंच नहीं पाया, तो टी का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट वाला एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि टी और कॉफी को तो हम साइड बाय साइड लोग कंज्यूम करते ही है, राइट, साइड बाय साइड कंज्यूम करते हैं। किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, बट अगर टी अवेलेबल नहीं है तो वो कॉफी भी पी लेता है, राइट। तो इसीलिए अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी का डिमांड यहां पर बढ़ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स आ गए, तो कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर पेट्रोल का प्राइस राइज होगा तो कार का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, बिकॉज अगर हम पेट्रोल का दाम मान लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो लोग प्रीफर करेंगे कि हाँ हम किसी और मीन से चले जाए, पब्लिक व्हीकल से चले जाए, अपना कार ज्यादा ना चलाएं, राइट, बिकॉज प्राइस बढ़ चुका है। अब उसके बाद हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स के केस में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का। इफ प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, डिमांड इंक्रीजेज नाउ। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके से पता चल जाएगा कि प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम ट्रेंड्स एंड फैशन को देखते हैं। ये सभी हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड था, मतलब डिमांड को डिटरमाइन क्या क्या करता है। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो इसके अंदर क्या क्या था? आप देखो, प्राइस ऑफ द गुड आएगा। प्राइस ऑफ द गुड में हायर अगर प्राइस हो रहा है तो सप्लाई ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही, बिकॉज प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमाना है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हायर कॉस्ट रिड्यूसेस सप्लाई। तो ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि हम अगर किसी भी प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ा देंगे तो सप्लाई ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं। अगर बेटर टेक्नोलॉजी है तो हम ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन पर फोकस कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उसको मार्केट में पेनिट्रेट कर पाएंगे प्रोडक्ट को, एंड दैट्स व्हाई वहां पर मोर सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि टैक्स रिड्यूस सप्लाई, टैक्सेस रिड्यूस सप्लाई, सब्सिडीज इंक्रीजेस इट। तो अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लग रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लग रहा है
तो कंज्यूमर भी उसको खरीदने से पहले सोचेगा कि हाँ इसका टैक्स लगने से प्राइस बढ़ गया है, प्रोड्यूसर भी सोचेगा कि मेरे को इसको पहले मैन्युफैक्चर करना है फिर इसको बेचना है, अगर इसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस इन्वॉल्व है हर एक प्रोसेस पर, जीएसटी ठीक है, अगर इन्वॉल्व ज्यादा है तो वो उस चीज को सप्लाई करने पर थोड़ा सा झिझक करेगा, इसलिए टैक्स क्या करता है, सप्लाई को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर सब्सिडीज कर दिया जाए कि हाँ सब्सिडीज कैसे, एलपीजी का सब्सिडी होता है, ठीक है, एलपीजी का सब्सिडी गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोवाइड कराती है, तो अगर एलपीजी का सब्सिडी डायरेक्ट प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, तो उस केस पर जितने भी डीलर्स होंगे जो सब्सिडीज का फायदा उठा सकते हैं, तो उनका ये चीज सप्लाई करने पर बढ़ जाएगा, तो उस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सब्सिडी इसको इंक्रीज करती है। फिर हमारे पास नेचुरल फैक्टर्स आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, वेदर अफेक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो आपको पता है सीजनल फ्रूट्स आपके अवेलेबल होते हैं, कोई फ्रूट्स किसी सीजन में अवेलेबल होते हैं, कोई वेजिटेबल किसी सीजन में अवेलेबल होते हैं, तो ये चीज भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। तो आपका जिस सीजन में मैंगो मिलता है उसी सीजन में आपको फ्रेश मैंगो मिल पाएगा, बाकी टाइम आपको वो कोल्ड स्टोरेज वाला मिल पाएगा, वो मिलता जरूर है, ठीक है। लेकिन हाँ पहले के टाइम में जब ये सब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो जिस सीजन में जो हो रहा है वही खाना पड़ता था, तो यही चीज यहाँ पर आ जाती है नेचुरल फैक्टर्स में। अब क्या है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमांड्स में सबसे पहले आप देखो गिवन गुड्स का एग्जांपल है, मतलब इंफीरियर गुड्स वेयर डिमांड राइजेस विद प्राइस। अब प्राइस के साथ डिमांड यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसा क्या होता है, इसको हम एग्जांपल में बोलते हैं गिवन गुड्स। तो ये कुछ इंफीरियर गुड्स है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल है जहां पर डिमांड इंक्रीज होता है विद प्राइस, प्राइस के साथ डिमांड इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है लग्जरी या वेबलन गुड्स, तो ये भी एक एग्जांपल है, जैसे कि एक्सपेंसिव आइटम्स वेयर हाई प्राइस इंक्रीजेस डिमांड। तो अब यहाँ पर हाई प्राइस की वजह से इसका डिमांड बढ़ जाता है, कुछ ऐसे बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, तो गुच्ची का एग्जांपल हो गया, या फिर आप प्रीमियम कार्स का एग्जांपल ले लो, वो हाई प्राइस पर है इसलिए उसका डिमांड ज्यादा है। जैसे कि हम अगर एकदम बुगाटी वेरॉन वगैरह की बात करें, ठीक है, उन सब कार्स के एग्जांपल कर ले, तो वो करीब 16 करोड़ 20 करोड़ ऐसे में आते हैं, फिर ये बेस प्राइस है, उस पर और भी प्राइस लगेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा देख के कि हाँ ये कुछ एकदम रिच पीपल को टारगेट कर कर कि इसमें इतना अच्छा प्राइस है तो ये तो मेरे पास होना चाहिए, तो इस वजह से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर उसका इतना ज्यादा प्राइस है किसी भी पर्टिकुलर कार का या प्रोडक्ट का, उसको बनाने पर भी उतना कॉस्ट लग रहा होगा, उसको वैसा एडवर्टाइज करना, प्रीमियम करना, जो भी करना, अब मतलब बहुत सारा चीज था कि गोल्ड प्लेटेड होता है, ये होता है, वो होता है, बट वो सबको असेंबली में करके उसको बेचना इज अ टफ टास्क फॉर इवन कंपनी। तो वो चीज लिमिटेड एडिशन बनती है, वॉचेस हो गया, कार्स हो गया, सब लिमिटेड एडिशन में बनते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, राइट। तो वो चीज आपका आ जाता है एक्सपेंसिव आइटम में, जहां पर इनका प्राइस ज्यादा है इसलिए इसका डिमांड बढ़ जाता है, बिकॉज इनके प्राइस ज्यादा है, डिमांड बढ़ गया, लेकिन ये नंबर्स प्रोडक्शन में कम होते हैं बिकॉज प्राइस ही ज्यादा है इनका। उसके बाद नेसेसिटीज का आ गया, जैसे सॉल्ट वेयर डिमांड इज कांस्टेंट। तो सॉल्ट का एग्जांपल आप ले लो, नमक, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हर घर में हर दिन यूज तो होगा ही, एकदम ज्यादा कभी नहीं हो जाएगा, एकदम कम कभी नहीं हो जाएगा, बिकॉज नमक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो हर घर में हर पॉइंट ऑफ टाइम पर यूज तो होगा ही, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देख लिया, और उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस भी देख लिए। तो लॉ ऑफ डिमांड में डिटर्मिनेंट्स में जो हमने पढ़ा, तो डिमांड से रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पढ़ा था उसमें कुछ एक्सेप्शन है जो आपको यहाँ पर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या है, जो इंफीरियर गुड्स हैं जिनका डिमांड बढ़ जाता है विद द प्राइस। फिर लग्जरी आइटम्स हो गया, वो मैंने आपको बता दिया, और नेसेसिटीज भी आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है एवरीवन। इलास्टिसिटी अगर आप मैकेनिकल टर्म्स में देखो, इलास्टिसिटी इज अबाउट आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो किसी चीज को, कितना फैला सकते हो, कितना खींच सकते हो, कितना फ्लेक्सिबल भी आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीईडी बोलते हैं, ठीक है। इट मेजर्स हाउ मच डिमांड चेंजेस विथ अ प्राइस चेंज। तो जैसे कि मैंने बोला फ्लेक्सिबल, क्या कहाँ फ्लेक्सिबल है ये फ्लेक्सिबल है प्राइस चेंज के साथ। तो अगर हमारा डिमांड किसी भी प्राइस चेंज के साथ हम मेजरमेंट उसका कर रहे हैं, ठीक है, कितना वो चेंज हो सकता है, वो आपका आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मतलब पीईडी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है, मतलब टाइप्स ऑफ पीईडी क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 केस आपको दिख सकता है, ठीक है। फर्स्ट केस आपका इलास्टिक डिमांड है।
इलास्टिक डिमांड मतलब बहुत अच्छे से वो एक्सटेंड हो सकता है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब लार्ज चेंज इन डिमांड। मैंने बोला ना कि उसको बहुत अच्छे से आप वेरी करा सकते हो, तो लार्ज चेंज इन डिमांड है, इसलिए एग्जांपल में आपको मिलेगा लग्जरी गुड्स। देन इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड मतलब देखो इलास्टिक है तो बहुत अच्छे से हो सकता है, इन है मतलब इन इलास्टिक है मतलब अच्छे से नहीं हो सकता, तो लेस देन 1। तो स्मॉल चेंज इन डिमांड, एग्जांपल मेडिसिन। तो मेडिसिन में जनरली इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, किसी भी आप देखो किसी भी पर्टिकुलर प्राइस चेंज से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिसिन एसेंशियल चीज है, जिसको चाहिए उसको तो चाहिए ही, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो लग्जरी गुड्स का एग्जांपल था, तो लग्जरी गुड्स में आपको प्राइस चेंज के साथ डिमांड बिल्कुल देखने को मिलेगा, हम लॉ ऑफ डिमांड्स में भी देख चुके हैं, ठीक है। अब आप देखो यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1, मतलब जिसका ज्यादा कम होगा ना ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल चेंज होता है, मतलब अगर प्राइस चेंज किसी पर्टिकुलर अमाउंट से हो रहा है, डिमांड भी उसी अमाउंट से होगा, कम हो रहा है तो कम भी हो जाएगा। तो ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए इन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ फॉर्मूला में आपको बोला गया परसेंटेज मेथड में क्या आएगा, तो पीडी, पीडी का अगर परसेंटेज मेथड में आप देखो, इट इज व्हाट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है इट इज डिमांड और प्राइस, डिमांड और प्राइस को लेके ही हो रहा है पीडी के केस में। तो पीडी के केस में आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये आपको पीईडी दे देगा, विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब आप देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल हमने देखा था टी और कॉफी का एग्जांपल, राइट। तो वहां पर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जरूर अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर टी का कुछ भी हो रहा है तो लोग कॉफी पी ले रहे हैं, कॉफी का कुछ भी होगा तो टी पी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है नेचर ऑफ द गुड, नेसेसिटी और लग्जरी। तो नेचर ऑफ द गुड में नेसेसिटी है कि लग्जरी है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है। एंड देन वी हैव प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अब कोई कितना स्पेंड कर सकता है अपने इनकम का, कुछ लोग सेविंग ज्यादा करना चाहते हैं, सेविंग ज्यादा करना चाहते हैं, कुछ लोग सेविंग कम करना चाहते हैं, कुछ लोग खर्चना ज्यादा चाहते हैं, कुछ लोग खर्चना कम चाहते हैं, ये सभी फैक्टर्स पर ये पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड आ जाता है, लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन। तो अब प्रोडक्ट का तो देखो लाइफ साइकिल आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, फिर कुछ टाइम तक मॉडरेट चलता है कि हाँ 2-3 महीने तक अच्छे सेल हो रही है, फिर डिक्लाइन हो जाता है, और डिक्लाइन होने के बाद वो प्रोडक्ट को फेज आउट कर दिया जाता है, ज्यादा फिर उस पर फोकस नहीं किया जाता, हर कंपनी के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, बिकॉज टाइम बिंग इवॉल्व भी होते रहते हैं प्रोडक्ट, तो उसी का फिर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाता है, अपग्रेडेड वर्जन अवेलेबल हो जाता है। तो इसीलिए टाइम पीरियड में भी ये डिपेंड करेगा कि लॉन्ग रन या फिर शॉर्ट रन हो, तो हम बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमने देख लिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमने देख लिया, पीडी क्या होता है, फॉर्मूला देख लिए, उस फॉर्मूला से रिलेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। अब हम देखते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब सप्लाई के केस में इलास्टिसिटी कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मेजर्स हाउ मच सप्लाई चेंजेस विद अ प्राइस चेंज। अब हमने सबसे पहले पीडी के केस में देखा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में देखा था कि डिमांड कैसे चेंज करता है विथ चेंज ऑफ प्राइस। तो यहां पर हम देखेंगे सप्लाई कैसे चेंज करता है विद चेंज ऑफ प्राइस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, हम अगेन सभी फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इन द डिमांड के केस में, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या देता है, इलास्टिक सप्लाई अगेन ग्रेटर देन 1, तो लार्ज रिस्पॉन्स यहां पर देखने को मिल रहा है। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के केस में, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के केस में वी हैव द इलास्टिक सप्लाई। फिर हमारे पास इन इलास्टिक सप्लाई आता है लेस देन 1, तो स्मॉल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इसमें हमको। एग्जांपल हमारा है एग्रीकल्चरल गुड्स, तो एग्रीकल्चरल गुड्स में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने नहीं मिलता, बिकॉज आप सभी को पता है कि सप्लाई कैसे चेंज करेगा प्राइस से। तो जनरली हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, आप सभी को पता है एमएसपी प्राइस है उसके आसपास ही आपको मिल जाता है एग्रीकल्चरल गुड्स। बट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का केस ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा मार्केट के कंडीशन पर, सिचुएशन क्या है और उनको कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, उस वे में यहाँ लार्जर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सप्लाई के केस में, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा यूनिटरी इलास्टिक के केस में अगेन प्रोपोर्शनल चेंज आता है, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी सीन द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में परसेंटेज चेंज इज डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वैसे यहाँ पर पीईएस का भी फॉर्मूला आ जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केस में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या हो जाएगा? टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का टाइम टेकन इज ऑब्वियसली जो फैक्टर अफेक्ट करेगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, राइट? तो सप्लाई में आपका कितना प्राइस चेंज होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है प्रोडक्शन में, मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व करनी पड़ रही है किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, राइट? अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपको वो अफेक्ट करेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। देन हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी आता है। तो जितना अबांडेंट रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उतना अच्छे से आप सप्लाई को कर पाओगे और उतना ही आपका क्या होगा, प्राइस चेंज अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर कम है तो अगेन प्राइस चेंज अफेक्ट हो जाएगा। फिर स्टोरेज कैपेसिटी, तो आपके पास रॉ मटेरियल को भी स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल स्टोर करोगे, प्रोसेस करोगे, फिनिश्ड गुड्स को भी स्टोर करोगे। तो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी पर भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है, बिकॉज दोनों साइड, जब आप रॉ मटेरियल ला रहे हो और फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हो, दोनों साइड रखने पर, ठीक है, दोनों को आपको रखना पड़ेगा। जब आप रख रहे हो ना, तो वहां पर सप्लाई का केस आ जाता है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। अगर ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर टाइम लगेगा सप्लाई को पूरा करने में, तो उसमें भी प्राइस चेंज हो जाएगा सप्लाई का। और अगर आपके पास फिनिश प्रोडक्ट्स है, मान लो फिनिश प्रोडक्ट्स आपने रखा है, इट इज रेडी टू गो, देन इट इज अ गुड केस। बट अगर ज्यादा है, अगर कम है, तो उस केस पर भी वो अफेक्ट हो जाए। ज्यादा है तो आप स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, सही टाइम पर बेच नहीं पाओगे। अगर कम स्टोर्ड है तो आप सप्लाई ठीक टाइम से पूरा नहीं कर पाओगे, तो फिर प्राइस अगेन उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है, राइट? तो मैं इस चीज को और अच्छे से समझाता हूं कि कोई भी चीज है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होके, चलो फुटबॉल आ रहा है, 100 फुटबॉल रखा हुआ है किसी भी फिनिश्ड, ठीक है, फुटबॉल फिनिश हो गया, हवा भर के रखा हुआ है, लेकिन डिमांड आपकी 200 की है। तो आप क्या करोगे, अगर आप हर दिन एक एक बेचते हो ना, तो आप करोगे, ऐसा करोगे 2 दिन में एक बेचो, तब आपका ऐसा डिमांड पूरा होगा कि आपका नाम बने रहना चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहता कि आप फेज आउट हो जाओ, कंटिन्यूटी, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप फेज आउट हो जाओगे, कंटिन्यूटी हमेशा एक की है। तो कंपनी फिर यही करेगा कि वो हर इंटरवल्स कम कर देगा बेचने का, या तो प्राइस बढ़ा देगा ताकि वो डायरेक्टली कम हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी से भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये दोनों चीज हमने देख लिया, आई होप सभी को आपको क्लियर है। सुन लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका, आई थिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आप सभी का आ चुका है अबाउट मीनिंग ऑफ मार्केट एंड इट्स टाइप। तो मार्केट के मतलब मार्केट का मतलब क्या है, जो मैं शुरू से वर्ड यूज कर रहा हूँ, मार्केट का मतलब क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो व्हाट इज अ मार्केट। तो डेफिनेशन में आपको यहाँ पर पता चल रहा है, मार्केट इज अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट एन एग्रीड प्राइस। मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको दे दिया है, सिंपल भाषा में आप बोलो कि आप ऑब्वियसली अपने घर से निकल रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, कुछ खरीदने जा रहे हो तो मोल भाव भी करते हो आप प्रोडक्ट खरीदने में, राइट? तो सेलर ने एक पर्टिकुलर भाव सेट करके रखा है, आप अपना भाव लेकर जा रहे हो, तो एक एग्रीड प्राइस पर जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है, जो भी गुड्स को खरीदने का या फिर एक्सचेंज गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज, दोनों के केस में, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दोनों के केस में, तो यहाँ पर वो कहलाता है मार्केट। नेक्स्ट हम आएंगे, मार्केट्स आर नॉट जस्ट फिजिकल प्लेसेस। तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं फिजिकली अपने घर से निकल के कुछ शॉप करने जा रहे हो, दैट इज द मार्केट प्लेस, नो। अब इसका डेफिनेशन और अच्छे से बदल चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह है, बहुत सारे इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी खुल चुके हैं। एंड देन यू हैव स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, स्टॉक एक्सचेंज में यू आर इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। एग्जांपल में आप देखो, लोकल वेजिटेबल मार्केट है, ये आपका पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस हो गया। अमेजोन आपका ऑनलाइन मार्केट हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है, ये आपका एग्जांपल हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये सभी आपके मार्केट कहलाते हैं, नॉट ओनली वेयर यू बाय बट ऑल्सो वेयर यू इन्वेस्ट, ठीक है, सभी चीज आ जाएंगी आपकी मार्केट में।
टाइप्स ऑफ मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले देख लेते हैं, मार्केट इज क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ सेलर्स एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। 4 मेन टाइप जो है, एक परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है मतलब हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लिस्टेड है आपके मार्केट में और वो प्रोडक्ट का मांग भी उतना ही है और आप इक्वली इंटेंडेड हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे बिस्किट की बात हो गई, पार्ले जी भी उतना ही है, ब्रिटानिया भी उतना ही, ये सब, ठीक है। उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोली मतलब कोई एक ही चीज चल रहा है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ गया और ओलिगोपोली आ गया। तो ये सभी चीजें होती क्या है डिटेल में हम आगे देखते हैं। आई होप इतना पार्ट सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो फीचर्स ऑफ डिफरेंट मार्केट टाइप्स। तो डिफरेंट मार्केट टाइप्स का फीचर आप एकदम अच्छे से आपको यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड डिफरेंसेस भी क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। मैं आपको ऑलरेडी बताया, मार्केट विद मेनी सेलर्स ऑफरिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इक्वली इंटेंडेड टू बाय, मतलब ये आपके तरफ से है। एंड अगर हम एम्प्लॉयर्स के तरफ प्रोड्यूसर के तरफ से देखें तो ये आपका आ जाएगा सेलर्स ऑफरिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तो फीचर में क्या क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन का केस यही होगा कि बायर्स भी ज्यादा नंबर में होंगे, सेलर्स भी ज्यादा नंबर में होंगे। इंडिविजुअल सेलर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को, ठीक है। जो मार्केट प्राइस उसका है सेट किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज उसको हर एक कंपटीशन को देखना पड़ेगा, तभी वो अपने प्रोडक्ट को प्राइसिंग करेगा और अगर उसके आसपास रहेगा तभी उसके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होता है यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर में, क्योंकि परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बायर्स नो प्राइसेस एंड प्रोडक्ट्स। तो मतलब इतना ज्यादा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि बायर्स को यहाँ पर पता होता है प्राइसेस और प्रोडक्ट्स के बारे में। एग्जाम्पल अगर आप देखो, एग्रीकल्चरल मार्केट हो गया, व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल। तो अब ये तो हर एक मतलब हर एक फार्मर के केस से आएगा, हर एक फार्मर के केस से आएगा, कोई होलसेलर लेगा, रिटेलर लेगा, फिर आप खरीदोगे। तो ये चीज यहाँ पर चलता है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बाकी बिस्किट का एग्जांपल भी आप देख लो, जो ऑलमोस्ट सेम ग्लूकोज बिस्किट्स बिकती हैं, ठीक है, तो वो उस केस में आप इसको बोल सकते हो। अब मोनोपोली में क्या आ गया, मार्केट कंट्रोल बाय सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मतलब सब्स्टिट्यूट आपको उसका अवेलेबल नहीं मिल पाएगा, मतलब इजिली नहीं मिल पाएगा, मिल तो सकता है, इजिली नहीं मिल पाएगा या फिर क्वालिटी बहुत लो हो जाएगी। तो अब इसके फीचर क्या क्या है, वन सेलर ओनली डोमिनेट्स द पर्टिकुलर एंटायर मार्केट। कोई एक सेलर ही होगा। जैसे अब आप देखो, अगेन कोविड का केस लेंगे, 2-3 इंजेक्शन ही अवेलेबल थे, ठीक है। इंडिया में तो अगर बोलो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और कुछ था क्या, कोई नहीं, बस 2 ही है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, मोनोपोली में सिर्फ एक का होगा, ठीक है। नो कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो पूरा प्राइस कंट्रोल अपने हाथ में है। हम जितने भी प्राइस पर रखें, अगर उसकी डिमांड है, हम जो भी प्राइस में उसको रख रहे हैं, तो वो उसी दाम पर बिकेगा, उसी दाम पर सभी को खरीदना पड़ेगा, राइट। फिर हमारे पास यहाँ हाई बैरियर्स टू एंट्री आता है, पेटेंट और लीगल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इंडियन रेलवेज, ऑब्वियसली रेलवेज का सब्स्टिट्यूट है कि आपके पास नहीं है, मतलब रेल के पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बट रेल के पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है। छोटे मोटे मेट्रो है, वो छोटे मोटे मेट्रोज में ही चलते हैं। तो वन लार्ज प्लेयर इज ओनली इंडियन रेलवेज। फिर गूगल सर्च अगर हम देखें, एक टाइम पर, अभी आप सब चैट जीपीटी वगैरह करते हो, बात अलग है, बट नाउ इट वाज अ डोमिनेंट सर्च इंजन, और अभी भी सर्च इंजन के तौर पर गूगल ही चलता है। अभी भी मोस्टली लोग गूगल सर्च करना पहले प्रीफर करेंगे, बाद में जीपीटी में जाएंगे, राइट। और जीपीटी में बहुत सारी चीजें गलत भी हो जाती है। फिर आप देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, मार्केट वेयर मेनी सेलर्स ऑफर सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारे सेलर तो हैं यहाँ पर, लेकिन वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है। तो अगेन आप देखो, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे इसको बेच रहे हैं, राइट, बट ईच सेल्स अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे, डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गया। अब मैकडोनल्ड्स वगैरह में भी पिज्जा मिलता होगा, डोमिनोज में भी बर्गर मिलता है, ठीक है, बट मैकडोनल्ड्स का बर्गर ज्यादा फेमस है, डोमिनोज का पिज्जा ज्यादा फेमस है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो चीज बेच नहीं रहे, वो चीज तो बेच रहे हैं। अगर बंदा डोमिनोज में जा रहा है तो डोमिनोज में वो पिज्जा खरीदेगा, हैमबर्गर भी खरीद लेगा, और जिंकी पार्सल भी खरीद लेगा, राइट। तो ये चीज होता है। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स बट ईच सेल स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट इन्होंने सर्च करते हैं, बट ये मोस्टली फूड चेन ही है, ठीक है। फिर आप देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन
ब्रांड नेम, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, सिंपल सिंपल चीज है। सम कंट्रोल ओवर द प्राइसेस तो रहता ही है, बिकॉज आपको अगर डोमिनोज का पिज्जा खाने का लत लग गया, ठीक है, अगर आपको सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा पसंद आता है तो आप किसी और का पिज्जा खाने के पहले सोचोगे कई बार, तो इसीलिए प्राइस कंट्रोल इनके थोड़ा सा हाथ में रहता है। एग्जाम्पल में आप सभी को पता है फास्ट फूड के चेन्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि मैकडोनल्ड्स, केएफसी एंड डोमिनोज हो गया। तो फीचर्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, टाइप्स एंड डिफरेंसेस हम देख चुके हैं, ये सब पढ़ के भी आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट हमारा जो टाइप ऑफ मार्केट था, इट वाज ओलिगोपॉली। तो हमने सबसे पहले देखा परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब आ गया हमारे पास ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली का मतलब क्या है? मार्केट वेयर अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द इंडस्ट्री। मतलब आप देखो, सबसे फेमस एग्जांपल आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री का है, मतलब 3 ही 4 है ना, और इन्हीं का सबसे ज्यादा स्टेक है, इन्हीं का सबसे ज्यादा स्टेक है, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं है, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन या वी अब हो चुका है ये। तो अब आप देखो इनके फीचर्स क्या क्या होंगे, कुछ ही डोमिनेंट फर्म्स होंगे विद इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। मतलब ये अगर जियो सोचेगा कि हाँ एयरटेल का प्राइस इतना है, 500 है, तो मैं 499 कर देता हूँ, वोडाफोन सोचेगा 501 कर देता हूं, तो इंटरडिपेंडेंट है इन दोनों, ये सभी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना प्राइस रखेंगे। ऑब्वियसली फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉडी थोड़ा सा रेगुलेशन करेगी ट्राई के फॉर्म में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ट्राई के फॉर्म में। बट इनके केस में ये चीज होता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आर इंटरडिपेंडेंट। फिर हमारे पास हाई बैरियर्स टू एंट्री। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई घुसना चाहेगा, सपोज कोई नया फर्म खोलना चाहेगा, तो इतने बड़े प्लेयर से कॉम्पीट करना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, उसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, बहुत बैकिंग लग सकता है किसी किसी का, बहुत मतलब बैकिंग किसी भी कॉर्पोरेट का लगेगा, गवर्नमेंट का लगेगा, कहीं से तो लगेगा, तो इसीलिए हाई बैरियर्स होता है इनके एंट्री में। फिर हमारा प्राइस रिजिडिटी हो जाता है। प्राइस रिजिडिटी का मतलब फर्म्स डू नॉट चेंज प्राइसेस फ्रीक्वेंटली। अब देखो इनके प्राइसेस जो होते हैं, जो भी प्लान्स आते हैं हमारे पास, आप सभी भी नेट यूज कर रहे हो राइट, जो प्लान्स वगैरह आ रहे हैं वो साल में या 2 साल में एक बार चेंज होता है, हमेशा चेंज नहीं होता। सो दैट इज द केस कि प्राइस रिजिडिटी यहाँ पर मेंटेन होती है। एंड परफेक्ट एग्जांपल यू नो इट इज अबाउट टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो, एयरटेल एंड वी। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केट टाइप्स। तो ये सभी में डिफरेंस क्या क्या है वो एक चार्ट की मदद से आप सभी को यहाँ पर क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमने फीचर देख लिया, मीनिंग देख लिया, एग्जांपल देख लिया, तो आप सभी को अब डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे राइट। नहीं पता चली तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स के बेसिस पर हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। तो यहाँ पर हमारे पास फीचर्स क्या क्या आ गए, सबसे पहले नंबर ऑफ सेलर्स, फिर प्राइस कंट्रोल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सभी हमने देख चुका है, ये चार्ट से वो समराइज हो जाएगा। और उसके बाद एग्जांपल है। तो परफेक्ट कंपटीशन में आप देखो मैनी नंबर ऑफ सेलर है, मोनोपोली में सिर्फ 1 है, मोनोपोलिस्टिक में भी मैनी है, ओलिगोपोली में फ्यू है, बहुत कम है। उसके बाद प्राइस कंट्रोल में आ गया, तो परफेक्ट कंपटीशन में नो प्राइस कंट्रोल, आपको पता है ऑलरेडी। मोनोपोली में हाई ही रहेगा, मोनोपोलिस्टिक में सम वॉट रहता है, ओलिगोपोली में मॉडरेट रहता है, बिकॉज इट इज इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आ जाओ, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है नहीं, मोनोपोली में इट इज यूनिक प्रोडक्ट, बिकॉज वो कहीं और अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए इट इज गोइंग टू बी अ यूनिक प्रोडक्ट। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट इज अ यस, ओलिगोपोली में सम टाइम्स आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब आप एग्जांपल में देख लो, तो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देखा था, व्हिच वाज व्हीट एंड राइस। मोनोपोली में इट इज इंडियन रेलवेज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फास्ट फूड चेन्स, एंड ओलिगोपोली परफेक्ट एग्जांपल इज टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। एक टाइम पर था, आई थिंक 2010 वगैरह की बात है, डोकोमो, एयरसेल, वीडियोकॉन, रिलायंस, BSNL, एयरटेल भी उस समय से था, वोडाफोन था, आइडिया था, इतने सारे प्लेयर थे। बट अब 16-17 के बाद ओनली 3 मेजर प्लेयर इज लेफ्ट, और एक गवर्नमेंट का BSNL बचा है बस। तो इसलिए ओलिगोपोली का ये परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, ये आपका अनदर यूनिट आ गया। तो सबसे पहले मनी का कंसेप्ट कहां से आया? मनी का कंसेप्ट आप सभी को पता है। अब तो आपको पता है ना, आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी जाकर खरीद सकते हो राइट। तो खरीद सकते हो, खरीदने का मतलब क्या हुआ, वो चीज आप ले सकते हो। वो चीज आप ले रहे हो, किसके एक्सचेंज में ले रहे हो? मनी के एक्सचेंज में। तो ऐसे पहले क्या हुआ करता था, पहले हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम एंड इट्स इनकन्वीनियंस वो हम डिस्कस करेंगे। बार्टर का मतलब क्या हुआ, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स। जैसे हमारे पास चावल है, किसी के पास प्याज है, तो हम 2 प्याज ले लेंगे और उनको 1 पाव चावल दे देंगे, ये हो गया आपका बार्टर सिस्टम। तो 1 पाव मींस 250 ग्राम्स, ठीक है। डेफिनेशन आप देखो, बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। यहाँ पर पर्टिकुलरली मनी का यूज नहीं होता था, ठीक है। तो इसीलिए अब आप प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम के साथ, वो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स।
बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर ऑफर्स। तो जैसे कि अगर मेरे पास दो ही प्लेयर है सपोज, और कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है, दो ही प्लेयर है, एक मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है। मेरे पास चावल है, उसके पास प्याज है, तो मैं उससे एक्सचेंज में सिर्फ प्याज ले सकता हूँ, वो मेरे से एक्सचेंज में सिर्फ चावल ले सकता है। तो यही है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फिर हमारा आता है डिफिकल्टी इन डिविजिबिलिटी। तो सम गुड्स एग्जांपल आप देखो, काउस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, अब इनको तो किया नहीं जा सकता, ठीक है। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर ले लो, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर गाय है जिससे हम पर्टिकुलर दूध लेते हैं, अब उसको डिवाइड हम तो नहीं कर सकते, राइट। उससे हम 1 लीटर 2 लीटर जितना भी वो देती है, ठीक है, जितना भी गाय हमको वो दूध देती है, 1 किलो या 2 किलो, हम उतना ही उस गाय से ले सकते हैं, हम उसको किसी और से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर तो उतना ही मिलेगा, राइट, मिल्क तो उतना ही मिल सकता है एक गाय से। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी ऑफ गुड इज डिफिकल्टी इन दिस, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनको हम और पार्ट में नहीं बांट सकते, बिकॉज एज अ होल हमारे पास है, एज अ होल ही गाय से हमको दूध मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अब प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ में क्या आ गया, गुड्स पेरिश ओवर टाइम। तो मान लो हमारे पास चावल है और किसी के पास प्याज है, तो ये किसी टाइम बाद तो ये खराब हो जाएंगे ना। तो हम अगर हमारे पास चावल बहुत सारा है, किसी के पास प्याज बहुत सारा है, वो एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन सपोज जो पड़ा हुआ है वो खराब हो गया, तब एक्सचेंज कैसे करोगे, तो बार्टर सिस्टम वहां भी फेल हो गया। फिर आ गया लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नो फिक्स वे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना वेट के हिसाब से कितना मैं अदर गुड्स लूं। जैसे अनियन का प्राइस सपोज 60 रुपीज केजी है, और बासमती चावल का सपोज 110 रुपीज केजी है, वो अब हमको पता है रुपीज आ रहा है ना, तो रुपीज का केस मनी के में आ रहा है, मनी अभी तक यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो वहां पर ऐसे एग्जाम्पलीफाई कौन करेगा कि हमको कितने गुड्स के बजाय कितना गुड्स लेना है। अगर मैं 2 प्याज दे रहा हूं तो मुझे कितना चावल लेना है, अगर मैं 250 ग्राम चावल उसको दे रहा हूं तो मुझे कितना प्याज उससे लेना है। ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है आपके बार्टर सिस्टम का। तो इसीलिए फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, ठीक है, मनी का इवोल्यूशन यहां से होता है, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स थे एक्सचेंज ऑफ गुड्स के केस में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ गुड्स के केस में, तो इसीलिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी हो जाता है। कॉमोडिटी मनी अगर आप यहाँ पर देखो, इट्स वर्ड गुड्स लाइक सॉल्ट, कैटल एंड मेटल्स वर यूज्ड। तो यहाँ पर सिंपली पहले क्या किया जाता है, गोदान हम बोलते हैं, गोदान में दान दे दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ देना होगा तो हम गोदान कर देते हैं, तो गाय को गाय को दे दिया जाता है उनको, ठीक है। और सॉल्ट हो गया तो हमारे पास नमक हो गया, या फिर मेटल्स, तो वो हम यूज कर देते हैं एज अ कॉमोडिटी मनी। तो कॉमोडिटी मनी का मतलब वही होता है कि जो भी धन हमारे पास है, गोधन बोला जाता है, ठीक है, तो वो गोधन हो गया या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज हो गया, वो हम कमोडिटी मनी के फॉर्म में यूज करते हैं। फिर मेटेलिक मनी आ गया, तो क्वाइंस मेड फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल है, आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा कि ब्रोंज कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या था, ये मेटेलिक फॉर्म ऑफ मनी था। अभी भी ये है, अभी भी कॉइन्स वगैरह चलते हैं, तो हम एक्सचेंज में अगेन उसको करेंसी के एक्सचेंज में वो सब चीज खरीदते हैं, एंड जनरली धनतेरस वगैरह में खरीदते हैं, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। फिर हमारे पास आया पेपर मनी का कंसेप्ट। पेपर मनी में क्या है, नोट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट्स। तो पेपर मनी का मोस्टली कंसेप्ट यही था कि गवर्नमेंट ने उसको इशू कर दिया है, लेकिन अब गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो बॉडी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, उसने ऑथोराइज किया है, तभी हम उसका एक्सचेंज कर सकते हैं इन अवर पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। और देन हमारे पास आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स, जिसका यूज करके आप सभी ने 1 रुपीज का फिनिक्स बैच क्रैश कोर्स खरीदा है, राइट। तो वो आपका प्लास्टिक मनी के अंदर आ जाता है। दिस इज हाउ मनी इवोल्यूशनाइज, ठीक है। अब आप देखो फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या है। तो फंक्शंस ऑफ मनी वही है जो ड्रॉबैक था बार्टर में, ये क्या क्या कवर करेगा, आप देखो, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, कैसे, इट रिमूव्स बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम। मैंने बिना पढ़े ये चीज आपको बोल दिया कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को ये हटाता है, वही आपका फंक्शंस ऑफ मनी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज डन। देन मेजर ऑफ वैल्यू आपको पता चलेगा, प्राइसेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपको पता है कि हाँ, एक नोट में अगर 1 रुपया लिखा है, इट इज 1 रुपी ओनली, 10 रुपीज लिखा है, 10 रुपीज ओनली, तो वही एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर आपका आ गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी मेड इन मनी। मतलब आगे का अगर पेमेंट हमको करना है वो भी मनी के द्वारा किया जा सकता है, ओके। एंड देन हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू है, मनी कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर मनी कैन बी यूज फॉर फ्यूचर यूज, तो इसको आप स्टोर करके फ्यूचर यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप नोट कर लो, इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी में हमने चीजें देख ली, समझ ली है। देखो पीडीएफ इतना भरा हुआ इसीलिए है बिकॉज लास्ट मिनट रिवीजन है एवरीवन, आप सभी को अच्छे से करना है, वन शॉट में कवर करा रहा हूँ। जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से
मेरा वर्ड से सुन के आप अपने आप में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चल नेक्स्ट अब हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स, मीनिंग एंड फंक्शन, ये आपका नया यूनिट आ गया, ओके। सबसे पहले कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हुआ। अब बैंक का मतलब ही क्या हुआ, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जहां पर आप अपना पैसा जमा कराते हो या फिर बैंक लोन देता है। तो हमने आरडी अकाउंट में मैथ में पढ़ा हुआ है, राइट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको या तो लोन देता है, इट लेंड्स मनी, और यू कैन आइदर सेव मनी इन द बैंक, कीप योर मनी इन द बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन्स, वही चीज है, वही चीज मैं आपको बोला, या तो एक्सेप्ट डिपॉजिट करेगा या लोन को ग्रांट करेगा टू इंडिविजुअल या फिर इवन बिजनेसेस को, बड़े बड़े बिजनेसेस को भी। अब फंक्शंस क्या क्या है कमर्शियल बैंक के, वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो आप सभी का बैंक अकाउंट हो गए, बैंक अकाउंट में पैसे होते ही हैं, कहीं से भी ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक अकाउंट में आता है, यू नो अबाउट इट। तो सेविंग्स अकाउंट सबसे पहले एक टाइप ऑफ अकाउंट है। आरडी अकाउंट में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, जस्ट ब्रश अप कर लेते हैं। स्मॉल डिपॉजिट्स विद मॉडरेट इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट में। फिर करंट अकाउंट होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अनलिमिटेड विड्रॉल फॉर बिजनेसेस हमको मिलता है। फिर हमारे पास फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी, जहां पर इंटरेस्ट तो हाई रहते हैं लेकिन फिक्स पीरियड के लिए रहते हैं, उस पीरियड पर आपको जमा कराना होता है। फिर आरडी अकाउंट जो हम ऑलरेडी मैथ में पढ़ चुके हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इट इज रेगुलर मंथली डिपॉजिट विद इंटरेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, इट इज अबाउट लैंडिंग लोन या एडवांसिंग लोन्स। तो यहाँ पर टर्म लोन्स आ गया, गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको दिया जाता है। फिर हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आ गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, इट अलाउज कस्टमर्स टू विड्रॉ मोर देन देयर बैलेंस, मतलब बैलेंस जितना है उससे ज्यादा कस्टमर विड्रॉ कर सकता है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर एडवांसिंग लोन। और उसके बाद हमारे पास कैश क्रेडिट आ जाता है। तो कैश क्रेडिट इज व्हाट, इट इज शॉर्ट टर्म लोन फॉर बिजनेसेस अगेंस्ट कोलेटरल। तो कोई भी कोलेटरल आप जमा करा रहे हो ना, तो उसके बेसिस पर बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है। जैसे कि आप अपना घर गिरवी वगैरह रखा देते हैं, ठीक है, या फिर कार हो गया, कोई भी ऐसा एसेट हो गया जो आप कोलेटरल के फॉर्म में दे रहे हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म लोन दे देगा आपके बिजनेस को रन करने के लिए बैंक, और वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, और वो एडवांसिंग लोन्स के अंदर आता है। फिर हमारा आ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का केस यहाँ पर क्या हो गया, व्हेन बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बैंक जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दे लेंड अ पोर्शन टू अदर्स, देन दे क्रिएट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पर कैसे आया, बहुत सारे लोगों का अकाउंट होगा बैंक में और उनके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है। अब उसी पैसे को वो क्या करेगा, लोन के फॉर्म में लैंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लैंड अ पोर्शन ऑफ मनी टू अदर्स। तो ऐसे वो क्या करता है, मनी सप्लाई क्रिएट करता है इन द इकोनॉमी। ऐसे मनी सप्लाई होते रहता है। आपका पैसा जमा है बैंक में, ठीक है, आपका पैसा बैंक में जमा है और कोई बिजनेस आ रहा है उससे लोन लेने के लिए, तो वो उसी पैसे को यूज करके उधर देगा, वहां से वो इंटरेस्ट कमाएगा। ऐसे ही बैंक रन करता है, ऐसे ही बैंक अपना बिजनेस करता है, ठीक है। वहां से वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाएगा लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपको कम इंटरेस्ट देता है, राइट। तो ऐसे ही बैंक रन करते हैं। कमर्शियल बैंक्स का एग्जांपल यहाँ पर हो गया, मीनिंग एंड फंक्शंस हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जैसा कि मैंने बोला था, मनी के केस में एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी है, वही यहाँ पर उसका प्रेजेंस ही यहाँ पर आपको बताएगा कि कैसे वो मनी हर एक इकोनॉमी में या मार्केट में रन करेगा। तो सबसे पहले आपका व्हाट इज सेंट्रल बैंक हम देखेंगे। सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन इज व्हाट, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो सेंट्रल बैंक का मतलब इतने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सभी को रेगुलेट करने वाला कौन सा एक बैंक है, दैट इज द सेंट्रल बैंक, जो कि सेंटर पर बैठा है, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई क्या है, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ही हमारा सेंट्रल बैंक है, विच इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है बाकी सभी बैंक को, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, ठीक है। अब सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक हम देख लेते हैं। मोनोपोली ऑफ नोट इशू, मतलब आरबीआई इज द ओनली अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। मतलब जो आरबीआई, मतलब जो करेंसी आपको मिलेगा पेपर नोट के फॉर्म में या क्वाइन के फॉर्म में, द सोल राइट इज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई, वही इशू करा सकता है, वही आपको दे सकता है। फिर इसको बैंकर्स का बैंक भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस ऑल कमर्शियल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे पीएसयू अगेन, प्राइवेट अगेन, कोऑपरेटिव अगेन, सभी को रेगुलेट करता है ना, तो इसलिए आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक का भी बैंक हो गया वो, ठीक है। अब उसके बाद बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आपको पता है कि मैंने बोला ये गवर्नमेंट बॉडी क्यों है, बिकॉज इट मैनेजेस पब्लिक डेट एंड एडवाइसेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज आल्सो टू द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एक
गवर्नमेंट का बैंकर भी है, अगर गवर्नमेंट को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो आरबीआई को ही बोलेगा, ठीक है। उनका एजेंट भी है, एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसी में उनका एडवाइजर भी है। एडवाइजर क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी और मार्केट तो चल रही है पूरे कंट्री में, राइट। तो अगर गवर्नमेंट को सलाह लेनी पड़ेगी आरबीआई से तो वो सलाह लेगा और आरबीआई सलाह देगा भी। दैट्स व्हाई आरबीआई इज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे हैं? मैनेजेस इंडियाज फॉरेन करेंसी रिजर्व एज वेल। तो हमारे देश के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व भी होंगे, एक्सचेंजेस होते हैं, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं हम मनी को एक्सचेंज कराते हैं ताकि हम दूसरे कंट्री में स्पेंड कर सकें। तो वो यहाँ पर क्या करता है? कस्टडियन है उस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, प्रोवाइड्स इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द बैंक। मान लो किसी बैंक को बचाना हो, कोई बैंक एकदम दिवालिया निकल गया हो, तो आपको पता है ऐसे बहुत सारे शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है जो अपने मतलब अकाउंट में, चाहे वो देखो बहुत छोटे छोटे बैंक है तो वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, कभी कोई भाग गया, ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं। तो उस केस पर आरबीआई क्या करता है? वो लास्ट रिजॉर्ट मतलब कुछ अमाउंट वो फिक्स करके रखा है, जैसे अभी 5 लाख रुपीज है। किसी भी अगर आरबीआई रेगुलेटेड शेड्यूल बैंक में आप अपना पैसा जमा करा रहे हो, एफडी करा रहे हो, सेविंग्स करा रहे हो, तो अगर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो 5 लाख सम एंश्योर्ड होता है आरबीआई की तरफ से। हाँ, मिलने में थोड़ा लेट हो सकता है बट वो इट इज एश्योर्ड बाय द आरबीआई। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आरबीआई रेगुलेटेड बॉडी है कि नहीं, ठीक है, वो पर्टिकुलर शेड्यूल बैंक आरबीआई रेगुलेटेड है कि नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी से पता भी होनी चाहिए और सभी को आपको बताना भी चाहिए, बिकॉज ये जो छोटे छोटे शेड्यूल बैंक है दे प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट। तो मेरे भी बहुत सारा है ऑलरेडी शेड्यूल बैंक में, लेकिन हाँ मुझे ये तो पता है ना कि आरबीआई इसके पीछे है, तो इसलिए मुझे एज सच कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा लेट होगा लेकिन पैसा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले आप देखो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर में आपको क्या मिलेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, चेंजिंग द लोन टू वैल्यू रेशियो टू कंट्रोल द क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट राशनिंग हो गया, इट इज अबाउट लिमिटिंग द अमाउंट बैंक्स कैन लैंड। तो ऐसा नहीं है कि बैंक कितना भी लोन वगैरह दे सकता है, राइट। तो वो पर्टिकुलर चीज आरबीआई के पास होती है क्वालिटेटिव क्रेडिट मेजर में, कि वो क्रेडिट रेशनिंग के द्वारा एक लिमिट लगा सकता है कि बैंक इतने अमाउंट तक ही लैंड कर पाएंगे। साल भर में सिर्फ मान लो कोई छोटा सा शेड्यूल बैंक है, साल भर में सिर्फ आप 500 करोड़ रुपए ही लैंड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बिकॉज अगर उस बैंक को कुछ भी होता है, आगे प्रोसेस कुछ भी होते हैं, तो जवाबदेही गवर्नमेंट को, आरबीआई को ही देना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज पब्लिक का मनी वहां पर है, पब्लिक आवाज उठाएगी, तो ये सभी चीजें एक सर्कुलर लूप की तरह काम करती हैं। फिर हमारा मॉरल सुएशन आ गया, इट इज अबाउट परसुएडिंग बैंक्स टू फॉलो मॉनेटरी पॉलिसीज। तो कोई गड़बड़ ना हो किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी में, किसी भी बैंकिंग प्रोसीजर में, तो ये यहाँ पर क्वालिटेटिव मेजर में मॉरल सुएजन आता है। मॉरल सुएजन का कंसेप्ट है, इट इज अबाउट बैंक हमेशा मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉलो करे विच इज सेट बाय द आरबीआई। नेक्स्ट अब आप देखो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या आता है। तो इट इज अबाउट बैंक रेट। सबसे पहला यहाँ पर टर्म है बैंक रेट। अब ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से भी पैसा ले सकती है, बिकॉज वो सेंट्रल बॉडी है, तो उसके पास हर एक चीज का अवेलेबिलिटी है। तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से भी पैसा ले सकती है। तो बैंक रेट आपको बताता है इंटरेस्ट रेट उस पर लगेगा जो आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। फिर हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल लिक्विडिटी। तो अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज पड़ी होती है आरबीआई के पास, वो या तो बाय करना या सेल करना, एंड इट इज व्हाई इट इज टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो इसीलिए ये चीज ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता है। इट इज अगेन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर बाय द आरबीआई। फिर आपका एक टर्म आता है सीआरआर विच इज कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इज द कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या बोलता है? इट इज परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। अब ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई आपको पैसा दे रहा है लेकिन आरबीआई के पास बैंक का पैसा ना हो। तो किसी भी कमर्शियल बैंक का, शेड्यूल्ड बैंक, पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक आ गया, सभी को एक पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है टू द आरबीआई, ताकि अगर वो बैंक को कुछ हो गया या कैसे भी कुछ भी हुआ तो कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रहे, तो जो नेसेसरी कंडीशंस है वो आरबीआई उस पैसे से पूरा कर सके, ठीक है। तो ये सब भी इसलिए जरूरी है कि कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज है जो बैंक को डिपॉजिट कराना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी कमर्शियल बैंक को। फिर हमारा एसएलआर आता है विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या बताता है? इट इज मिनिमम रिजर्व्स बैंक मस्ट कीप इन कैश और गोल्ड।
तो जो पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के पास या तो कैश के फॉर्म में होना चाहिए या गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, वो आपका एसएलआर बताता है, इट इज द मिनिमम रिजर्व। तो सबसे मिनिमम जो रिजर्व बैंक अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड, वो आपका एसएलआर बताता है, विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये सभी चीजें आई होप अगेन सभी को पता है, चल गई हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हाँ, सेंट्रल बैंक हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डीमोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। तो डीमोनेटाइजेशन आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना भी होगा, आप सब आई डोंट नो कितने बड़े रहे होंगे, बट 16 में हुआ था, राइट। तो 16 में डीमोनेटाइजेशन उससे पहले भी कई बार हो चुका है, यहाँ पर लिखा भी है। तो डीमोनेटाइजेशन आप देखो डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इनवैलिडेटिंग सर्टेन करेंसी नोट्स एज लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या है, फिर वो कहीं भी यूज नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे 1000 रुपए का नोट, ठीक है, 1000 रुपए का नोट जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, अब उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसको अब आप बैंक में बस जमा करा सकते हो, यू कैन नॉट यूज इट। मतलब इंस्टेंटली जब हुआ था तो पेट्रोल पंप में, मेडिसिन में यूज कर सकते थे, बट अब अगर कहीं होगा तो वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं मतलब अब आरबीआई उसको नहीं केटर करेगा। तो अगर आरबीआई उससे पीछे हट चुका है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, आरबीआई या गवर्नमेंट दोनों केस में आप बोल सकते हो। तो एग्जांपल आपका 2016 का डिमोनेटाइजेशन, जहां पर 500 और 1000 रुपीज नोट्स को बैन कर दिया गया था। बैन होने के बाद दे आर ऑफ नो यूज, कहीं भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है ये जानना आपको क्यों जरूरी है, क्यों हुआ था डिमोनेटाइजेशन। तो सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन के वजह क्या था, ब्लैक मनी को कंट्रोल करना। ब्लैक मनी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, और बड़े नोट्स के फॉर्म में ही। उस समय बड़ा नोट 1000 रुपए था, ठीक है, तो बड़े बड़े नोट्स के फॉर्म में ही ब्लैक मनी स्टोर रहते हैं कहीं भी, क्योंकि छोटा छोटा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, एक एक रुपए का तो पूरा रूम भर जाएगा करोड़ों रुपए के लिए, लेकिन एक बैग काफी है अगर हम 1000 रुपीज का नोट्स रखें। तो इसीलिए डिमोनेटाइजेशन को लाया गया ताकि हम ब्लैक मनी को कर्व कर सकें। फेक, जो फेक करेंसी भी चलता है ना, एग्जैक्ट कॉपी चलता है किसी भी पर्टिकुलर नोट का, उसको भी रिड्यूस कर सकेंगे जब बड़े नोट्स को हम बैन कर देंगे। एंड डिजिटल पेमेंट्स को ऑब्वियसली जब हम प्रमोट करेंगे इस वे से, क्योंकि आप कैश का कम यूज करोगे, डिजिटल पेमेंट्स का ज्यादा यूज करोगे तो वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन क्या आ गया, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस नाउ। नाउ इट इज मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एंड फाइनेंस, तो गवर्नमेंट इज फॉर द पब्लिक, ठीक है, आपको पता है, तो पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक का फाइनेंस भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर का जो मैनेजमेंट है इट कम्स अंडर पब्लिक फाइनेंस। अब सबसे पहले हम सोर्सेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस देखते हैं, जो गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर आएगा कहां से, इनकम कहां से होगा, स्पेंड कहां पर करेगा। तो सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, टैक्स रेवेन्यू से। अब टैक्स रेवेन्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, वन ऑफ द टैक्सेस जीएसटी, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, चलो पढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपका है दैट इज पेड डायरेक्टली टू द, जो इनकम टैक्स कटता है, ठीक है। इनकम टैक्स के स्लैब्स अभी अभी चेंज हुए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, जितने परसेंटेज होता है 10%, 15%, 20%, जो आपका टैक्सेबल इनकम है उस पर ये लगता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जो कि इनडायरेक्टली पे किया जाता है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल जीएसटी, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप मैथ्स में भी पढ़ते हो। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी आ गया, एक सिंगल टैक्स है जिसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वैट वगैरह को हटा दिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हमने देखा है एवरीवन, सिंगल टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड ऑलरेडी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरस टैक्स थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में अगर हम देखें, वी हैव अ प्रोग्रेसिव टैक्स, तो हायर इनकम हायर टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स आ गया। प्रोपोर्शनल टैक्स आपका है सेम रेट फॉर ऑल इनकम्स, एंड आफ्टर दैट रिग्रेसिव टैक्स है आपका, दैट पुअर पे अ हायर प्रोपोर्शन देन रिच। देन वी हैव अ डिग्रेसिव टैक्स, ये सब टैक्स के टाइप्स अब अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे वी डू नॉट नो। पार्टली प्रोपोर्शनल एंड पार्टली प्रोग्रेसिव, तो ये सभी, डिग्रेसिव क्या है, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव का एक कंपोनेंट है, या फिर दोनों इन्वॉल्व है इसमें। देन वी हैव द नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट को मिलता है कहां से, फीस एंड फाइन से, जैसे ट्रैफिक में फाइन हो गया, कोर्ट का फीस हो गया, यहां से भी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कमाता है, ओके। फिर हमारा डिविडेंड्स मिलता है पीएसयू के प्रॉफिट के फॉर्म में, तो पीएसयू जो प्रॉफिट मिलती है ना उसका डिविडेंड्स गवर्नमेंट अर्न करता है, बिकॉज मेनी पीएसयू आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो वो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो गवर्नमेंट उनके प्रॉफिट से डिविडेंड्स कमाएगी, क्योंकि उनका ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कुछ शेयर होगा, अगर गवर्नमेंट का शेयर होगा तो डिविडेंड उनको मिलेगा, शेयर्स एंड डिविडेंड्स एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट अर्निंग फ्रॉम द स्टेट ओन्ड कंपनीज, स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ओनिंग।
फिर उसके बाद ग्रांट्स एंड एड आता है, फॉरेन एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड होता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। अब इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेट का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। एक्सपेंडिचर में आप देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू मीट पब्लिक नीड्स, तो गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रहा है किसी भी पब्लिक नीड्स को के लिए तो वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर डेली एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका आएगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो यूज होता है लाइक रोड्स एंड रेलवेज, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया विल बी व्हाट, तो सबसे मेजर रीजन जो यहाँ पर आकर निकलता है इट इज अबाउट राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑब्वियसली हमारे देश का इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए यहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उसी लिए रिक्वायर्ड है। डिफेंस नीड्स भी होती है बिकॉज हम बहुत सारे कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं बाउंड्री, अब वहां से हमको प्रोटेक्शन चाहिए ही, तो इसीलिए डिफेंस के नीड्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, डिफेंस का स्पेलिंग थोड़ा सा वो इशू है बट आप सब करेक्ट यहाँ कर सकते हो, इट इज सी। ओके, हाँ। उसके बाद सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी है एवरीवन। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में भी होता है। अब पब्लिक डेट क्या होता है, तो मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो मनी बोरो करता है वो हमारा पब्लिक डेट होता है। तो टाइप्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटरनल डेट है, बोरोड विद इन द कंट्री, तो विद इन द कंट्री बोरो किया गया, आरबीआई से किया गया, कहीं से भी किया गया, दैट इज ऑन विद इन द कंट्री। फिर एक्सटर्नल डेट आया, बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो डब्ल्यूटीओ से ले लिया, बाहर से कुछ भी ले लिया, इट इज अबाउट एक्सटर्नल डेट। शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है, रीपेएबल विद इन अ ईयर, अगर किसी भी डेट को लिया गया है और वो रीपे कर दिया जाएगा विद इन अ ईयर तो वो हमारा हो जाता है शॉर्ट टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, इट इज रीपेएबल ओवर मेनी ईयर्स। तो ये सभी चीजें थी आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप देखो इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन एंड की इंडिकेटर्स। तो अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली आप बोल सकते हो टाइम के साथ या किसी भी चीज के साथ प्राइस का बढ़ना। अगर व्हाट इज इन्फ्लेशन नाउ, अब आप यहां पर देखो इज जस्ट सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी को रिड्यूस कर देता है ये इन्फ्लेशन एंड इट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब की इंडिकेटर्स क्या क्या है, सबसे पहले इन्फ्लेशन के सबसे पहले की इंडिकेटर आपका क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स विच इज डब्ल्यूपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, नाउ इट मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द होलसेल लेवल बिफोर प्रोडक्ट्स रीच कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले यहाँ पर जो होलसेल लेवल हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, प्राइस चेंज वो यहाँ पर पता चलता है। देन इट इंक्लूड्स गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल। देन यू हैव डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज और रिटेल प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज सीपीआई। अब सीपीआई क्या होता है, इट मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द रिटेल लेवल। तो डब्ल्यूपीआई आपका क्या था, इट वाज ऑन द होलसेल लेवल, होलसेलर वाले लेवल पे, और रिटेलर वाले लेवल पे आपका क्या यूज होता है, इट इज सीपीआई विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। नाउ इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट फॉर हाउस होल्ड्स। तो जैसे हाउस होल्ड्स में एकदम मिनिएचर लेवल पे, छोटे लेवल पर जब आ जाते हैं, ठीक है, जब इंडिविजुअल लेवल पर आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में ये यूज होता है सीपीआई टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड आल्सो इन्फ्लेशन रेट फॉर हाउसहोल्ड्स। फिर फूड बास्केट आपका आ गया, द पोर्शन ऑफ सीपीआई दैट इंक्लूड्स एसेंशियल फूड आइटम्स। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ सीपीआई दैट इंक्लूड्स एसेंशियल फूड आइटम्स ये आपका फूड बास्केट में आएगा। इट इंक्लूड्स ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, डेयरी हो गया एंड अदर कंज्यूमेबल्स एज वेल। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, फूड प्राइस फ्लक्चुएशंस डायरेक्टली इंपैक्ट द इन्फ्लेशन, बिकॉज फूड बहुत ही एक बेसिक नेसेसिटी चीज है एवरीवन, हर किसी को फूड तो चाहिए सस्टेनेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए, राइट। तो हर एक चीज फूड पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर इस चीज को बोला गया है कि इट डायरेक्टली इट इज, अगर फूड के प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हुआ, एक तरीके से आप महंगाई बोल सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और की इंडिकेटर्स क्या थे वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन हम देखेंगे, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन है वो हम वन बाय वन देखते हैं, उनके परसेंटेज क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन इट्स इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है इन्फ्लेशन, महंगाई कितना ज्यादा बढ़ सकता है वो हम चीज देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला आपका है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब माइल्ड, मतलब एकदम धीरे 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 महंगाई बढ़ रहा है, तो उसका रेट कितना हो गया, 3% से भी नीचे एनुअली। जनरली अभी के रेट अगर हम देखें 5 to 7% इन्फ्लेशन रेट होता है हर साल का। ठीक है, तो रेट यहाँ पर बिलो 3% एनुअली है, व्हिच मींस इट इज अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर माइल्ड इन्फ्लेशन, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो इफेक्ट क्या आएगा, माइनर प्राइस इंक्रीज, मैंने बोला धीरे धीरे बढ़ रहा है तो माइनर प्राइस इंक्रीज होगा और इकोनॉमी इस केस में स्टेबल रहता है। ऑब्वियसली इकोनॉमी स्टेबल रहेगा बिकॉज ज्यादा इंक्रीज नहीं होता तो परचेजिंग पावर लोगों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। देन अब आप देखो एग्जांपल क्या है, स्लाइट राइज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू सीजनल डिमांड। अब सीजनल डिमांड की वजह से मान लो आपको गाजर खाना है लेकिन गाजर का मौसम है नहीं, तो वो थोड़ा सा महंगा ऑब्वियसली बिकेगा। आम खाना है, आम का मौसम नहीं है, थोड़ा सा महंगा जरूर बिकेगा, तो यहाँ पर आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन उस पर्टिकुलर केस को बोल सकते हो। फिर आपका आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन आपको धीरे धीरे था, वॉकिंग मतलब थोड़ा तेज हो रहा है, तो थोड़ा तेज हुआ मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड, मतलब ये होना भी चाहिए और ये होता भी है। तो रेट अगर देखो, जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल जो इन्फ्लेशन रेट होता है नाउ इस टाइम के लिए इट इज 5 to 7% के बीच में फ्लक्चुएट करता है मोस्टली। तो अब यहाँ पर आप देखो ये इसी बीच में आ रहा है ना, 3 to 10% के बीच में, विच मींस इट इज मॉडरेट इन्फ्लेशन। अब इफेक्ट क्या होगा इसका, प्राइस विल राइज फास्टर। उस केस से तो ऑब्वियसली ज्यादा फास्ट प्राइस इंक्रीज करेगा एंड इट विल मेक कंसर्न फॉर द पॉलिसी मेकर्स। एन एग्जांपल क्या हो गया, स्टेडी राइज इन हाउसिंग और फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं बिकॉज बहुत सारे इंपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, पेट्रोल बहुत सारा इंपोर्ट भी होता है बाहर से, उस केस में भी इंक्रीज हो सकता है, एज वेल एज हाउसिंग के बहुत सारे केसेस यहाँ पर आ सकते हैं। देन वी हैव रनिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग के बाद रनिंग आ गया तो मतलब और तेज हो गया, और तेज हो गया तो हाई इन्फ्लेशन आ गया। अब इट इज जनरली रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20% एनुअली। इफेक्ट यहाँ पर क्या देखने आपको मिलेगा, इट इज सीरियस इकोनॉमिक डिसरप्शन एज कॉस्ट राइजेस शार्पली। सीरियस इकोनॉमिक डिसरप्शन आपको मिलेगा क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा रेट से आगे बढ़ चुका है। ओके, एन एग्जांपल आपको क्या मिलेगा, शार्प इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अफेक्टिंग ऑल गुड्स। तो आप सभी को पता है अगर फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हो गया, किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन, कोई बैरियर आ गया ट्रांसपोर्टेशन में, इस सभी केसेस में शार्प इंक्रीज मिलेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। देन आपका फाइनल कॉस्ट आता है विच इज हाइपर इन्फ्लेशन या एक्सट्रीम इन्फ्लेशन आप इसको बोलते हो। अब इस केस में क्या होता है, 50% से पर मंथ से भी ज्यादा ये हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये केसेस हुए हैं, वो केसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, इट इज सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स, पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में। हाइपर इन्फ्लेशन के केस में करेंसी अपना जो वैल्यू है वो रैपिडली लूज कर देता है। तो ये सब चीजें हुई कब थी, जर्मनी में 1920s में ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिम्बाब्वे में 2008 में हो चुके हैं, मनी वर्थलेस हो चुका था इन सभी जगह पर, ठीक है। फिर इसको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को वह फिर इनवाइट करना पड़ता है, तब जाके ये चीज हो सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये सभी चीजों से उभरना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वी शुड नॉट गो टू, इवन हमको वॉकिंग से आगे तो जाना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन में कभी भी किसी इकोनॉमी को नहीं होना चाहिए, ये चीज ज्यादा जरूरी है। केस बेस्ड क्वेश्चन में ये चीज आपको पूछा जा सकता है। नाउ स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन आपके हो चुके हैं एवरीवन, ठीक है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इज डन फॉर नाउ। ये चीज आप यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखें द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड देयर कॉजेस। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या है और उसके कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट को पुश किया जा रहा है, पुश क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट ही बढ़ गया है, तो कॉस्ट को हमको पुश करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, जिससे बिजनेस विच बिजनेसेस पास ऑन टू द कंज्यूमर, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। अब कॉजेस क्या क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के, सबसे पहले हायर वेजेस। अगर सैलरी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बिजनेस का प्राइस भी बढ़ेगा, तो उससे भी कॉस्ट पुश होगा। राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगेन अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही बढ़ गया तो ऑब्वियसली कंपनीज को अपना कॉस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी वो सस्टेन कर पाएंगी, प्रॉफिटेबल हो पाएंगी। तो हायर ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी या मेटल प्राइसेस। देन हमारे पास सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गया, जैसे कि मैंने बोला किसी भी चीज एसेंशियल प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो रहा है, जैसे फूड या फूल का डिसरप्शन, मतलब बैरियर भी बन रहा है, कोई चीज कहीं से कहीं पहुंच नहीं पा रही है, उस केस पर आपका सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है, एंड देन अगेन यू हैव टू फेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन हमारे पास आता है हायर टैक्सेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। तो अगर टैक्सेस ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो इंक्रीज कॉस्ट फॉर बिजनेसेस, अगेन वो प्लान करना पड़ता है। मान लो रॉ मटेरियल हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, उसमें टैक्स भी ज्यादा लग रहा है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी लग रहा है, तो उस केस पर भी उस पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म को, कंपनी को कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट पुश करना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुश हुआ, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम देखते हैं। तो इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आउटपासेस सप्लाई। मतलब सप्लाई जितना है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा डिमांड हो जाए, सिंपल भाषा में आप इसको बोल सकते हो एक्सेसिव डिमांड। किसी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सेसिव डिमांड हो जाए। कोविड का टाइम अगेन हम लेते हैं, मास्क वगैरह कई बार कई दिनों तक मिलते नहीं थे, ठीक है,
मास्क के प्रोडक्शन इतने हो भी रहे थे लेकिन डिमांड इतना ज्यादा था कि वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस दौर पर काम करा। तो अब इनके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, एक कॉज तो ये है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर बढ़ गया है। मोर मनी इन द इकोनॉमी लीड्स टू हायर डिमांड, जितना ज्यादा मनी होगा इकोनॉमी में उतना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसका एक कॉज हो गया। इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स एक्सेसिवली, प्राइस राइज। अब गवर्नमेंट फ्रीबीज वगैरह बहुत प्रोवाइड कराती है, उसमें बहुत विवाद होता है, आप सभी को पता है। बहुत सारे फ्रीबीज है कि ट्रैवल फ्री हो गया वुमेन को, राशन वगैरह प्रोवाइड होता है एट मिनिमल कॉस्ट, और उसका भी लिमिट बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं है। तो ये सभी चीजें जो फ्रीबीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जो भी फ्री टाइप का सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके वजह से हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। देन हमारे पास आता है लो इंटरेस्ट रेट एंड इजी लोन्स। तो मोर बोरोइंग मींस मोर स्पेंडिंग। तो जितना ज्यादा इजी लोन्स हमको मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर लो हो जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर लोन्स में, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोई भी ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेगा और ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर पाएगा। तो ये भी एक कॉज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सपोर्ट्स एक्सीडिंग इंपोर्ट्स। अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सीडिंग इंपोर्ट्स हो रहा है तो हाई डिमांड फॉर लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स ड्राइव्स द प्राइसिंग अप आल्सो। तो अब आप यहाँ पर एक कंपैरिजन देख सकते हो, फैक्टर आ गया, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया। तो कॉज में आप देखो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीड्स टू दिस कॉस्ट पुश एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड लीड्स टू डिमांड पुल। अब मेन ड्राइवर्स क्या क्या है? वेजेस है, रॉ मटेरियल है, टैक्सेस है, जिसके वजह से हमको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से हमको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। फिर हमारा इफेक्ट ऑन इकोनॉमी आ गया, तो रिड्यूसेस प्रोडक्शन ड्यू टू हाई कॉस्ट, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लीड करता है। देन इंक्रीजेस जीडीपी इनिशियली बट लीड्स टू ओवरहीटिंग एंड दिस leads to demand pull inflation again। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड देयर कॉजेस क्लियर है। आपको एक बार सभी ये पूरा पीडीएफ एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना है, मेरी बातें अच्छे से सुन भी लेनी है, ताकि आपको जहां पर कुछ चीजें क्लियर ना हो वो क्लियर हो सके। स्टिल नॉट क्लियर, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना एंड लेट मी नो, ठीक है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन्फ्लेशन है, महंगाई वगैरह जो भी है, इसका प्रोडक्शन और एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एक्सपेंशन को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बिजनेसेस सी हायर प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्ट मोर। अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा बिजनेस तो उसमें इन्वेस्ट ज्यादा करेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? एंड इट ऑल्सो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। मोर डिमांड मीन्स मोर जॉब। मोर डिमांड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा सप्लाई आपको गुड्स का करना पड़ेगा। ज्यादा सप्लाई करने के लिए ज्यादा यूनिट्स चाहिए, लेबर चाहिए, और लेबर ज्यादा चाहिए तो अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बढ़ेगा। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है इसके इन्फ्लेशन के, वो अब हम देख लेते हैं। राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, आप किसी प्रोडक्शन हाउस को सेम मटेरियल पे कम वैल्यू, कम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा, या तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, राइट? तो फर्म्स में स्ट्रगल टू मेंटेन द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी फर्म के लिए। देन आप देखो अनसर्टेनिटी इन बिजनेस प्लानिंग। तो अनसर्टेनिटी इन बिजनेस प्लानिंग क्या बोलता है? हार्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर कॉस्ट। तो फ्यूचर कॉस्ट को यहाँ प्रेडिक्ट करना हार्ड हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी हो जाएगा बिजनेस को प्लान करना किसी भी फर्म के लिए। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या क्या इफेक्ट करेगा एवरीवन? फिक्स्ड इनकम ग्रुप, हमारा जो सैलरीड पीपल है, ठीक है, सैलरीड पीपल है, पेंशनर हो गया, डेली वेज अर्नर्स है, इन सभी के लिए ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा इनकम तो फिक्स है, वो बढ़ नहीं रहा, राइट? पेंशन बढ़ता नहीं है, सैलरीड पीपल का साल में एक बार बढ़ता है, एंड डेली वेज अर्नर्स का भी बहुत मतलब अच्छा रेगुलेशन नहीं है वेजेस को लेके। तो नेगेटिव इफेक्ट में आप देखो रिड्यूस परचेजिंग पावर हो जाएगी इकोनॉमी में। फिक्स्ड सैलरीज डोंट इंक्रीज एज फास्ट एज इन्फ्लेशन। तो जितना भी फिक्स सैलरी है, आपको पता है इन्फ्लेशन हमने देखा जो वॉकिंग वाला था 3 to 10% का था, मैंने बोला रफली 5 to 7। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है वेज तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाएगी इन द मार्केट। उसके बाद हमारा लोअर सेविंग्स आता है, ठीक है? तो पीपल कैन बाय लेस विद द सेम इनकम। तो सेम इनकम के साथ अब लो सेविंग्स भी कम होगा तो लेस चीजें बाय कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा बिजनेस इनकम ग्रुप में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स के केस में पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है? दे आर ऑब्वियसली हायर प्रॉफिट्स। तो हायर प्रॉफिट्स क्या होता है इन द शॉर्ट टर्म? तो बिजनेसेस कैन सेल एट हायर प्राइसेस। तो हायर प्राइसेस अगर इन्फ्लेशन हो चुके हैं, हायर प्राइसेस में सेल करेंगे तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट भी होगा। एंड इट एनकरेजेस प्रोडक्शन एंड इनोवेशन।
तो हायर प्राइसेस लीड टू बिजनेस एक्सपेंशन। अब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बिजनेस एक्सपेंड भी कर सकता है, इनोवेशन में खर्चा भी कर सकता है, तो इसीलिए वो एनकरेज करता है प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। नेगेटिव इफेक्ट क्या है बिजनेस इनकम के लिए? सो इट इज अनसर्टेनिटी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे अब कितना प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं इसका प्लानिंग कैसे करूं, मैं कैसे अपने बिजनेस को प्लान करूं ताकि मैं आगे इन्वेस्ट कर सकूं, ये हमको पता ही नहीं चल पाएगा। सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अनस्टेबल इन्फ्लेशन मेक्स प्लानिंग डिफिकल्ट। तो जो अनस्टेबल इन्फ्लेशन है, जिसका हमको पता नहीं चलता, जो अनस्टेबल है, जो स्टेबल नहीं है, वहां पर हमको ये पता चलेगा कि वी आर नॉट एबल टू डू अ गुड फ्यूचर प्लानिंग फॉर आवर बिजनेस। फिर हमारा आ जाएगा हाई हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स में स्ट्रगल टू कीप प्राइसेस अफोर्डेबल। तो फर्म्स में स्ट्रगल टू कीप द प्राइस अफोर्डेबल फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने देख लिया अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन पर क्या होता है एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखोगे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड अवेयरनेस। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? कंज्यूमर मतलब हम आप सब, जो भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी से, हम कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर का प्रोटेक्शन क्या हुआ? सो इट इज अबाउट कि आपको कोई भी फॉल्स प्रॉमिस ना किया जाए, कोई भी चीटिंग आपके साथ ना की जाए जब भी आपको कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन रिफर्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है वेयर कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड और चार्ज्ड अनफेयरली। या तो आपको कुछ बहुत ज्यादा महंगा चार्ज किया जा रहा है, या आपको डिसीव किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आती हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है, प्रोटेक्शन तो हम बाद में देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, तो फॉल्स एडवर्टाइजिंग। अब मिसलीडिंग क्लेम्स इन एड्स। तो बहुत सारे ऐड में आप सभी को पता है मिसलीड किया जाता है कि हमारे में ऑर्गेनिक मटेरियल है, शुगर की मात्रा बहुत कम है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह है नहीं, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट में पता चलता है कि सब है। तो ये आपका फॉल्स एडवर्टाइजिंग आ गया। उसके बाद ओवर प्राइसिंग आ गया, चार्जिंग मोर देन द एमआरपी। अब एमआरपी से ज्यादा प्राइस में आपको बेच सकता है कोई भी शॉप ओनर, अगर आपने देखा नहीं है और अगर आपने एग्जामिन नहीं किया, तो आप पहले एमआरपी देखोगे, फिर आप बोलोगे कि आप इससे ज्यादा में क्यों बेच रहे हो। अगर वो नहीं माना, यू कैन सिंपली लीव द प्रोडक्ट, दूसरी जगह से ले लो, या तो आप कंज्यूमर फोरम जो एक होता है, आगे देखेंगे, वहां पर आप कंप्लेन भी कर सकते हो। फिर एडल्ट्रेशन की बात है, मिक्सिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस इन फूड। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ एवरीवन, कि सपोज जो एक जैसा चीज दिखता है ना, सॉल्ट के साथ, जैसे चीनी के साथ कुछ और क्रिस्टल्स मिला दिए, ठीक है, दाल के साथ कुछ और, आपने पत्थर वगैरह छोटे छोटे आपको देखने को मिले ही होंगे, कई बार आपके मुंह में भी आया होगा, राइट। राइस का जो बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, दैट इज एडल्ट्रेशन, और वो जानबूझ के किया जाता है। कई बार नेचुरल फैक्टर से हो सकता है, बट जानबूझ के भी किया जाता है ताकि उसका वेट बढ़ाया जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके, तो वो एडल्ट्रेशन के अंदर आता है। फिर आपका ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग एसेंशियल गुड्स टू इंक्रीज प्राइसेस। ब्लैक मार्केटिंग में क्या हो गया, जैसे अरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत फेमस एक एपिसोड है, मतलब वो अनियन वाला जो जेठालाल के दुकान में हमको मिलता है, अगर आपने देखा होगा तो। वो सिंपल सा एग्जांपल अगर आप लोगे ना, तो अगर आप स्टोर कर लेते हो बहुत सारा गुड्स किसी एक जगह पर, और आप पता ही नहीं चलने देते हो किसी को, ठीक है, वो ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है। एक्चुअली वो इलीगल है, करना नहीं चाहिए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने बहुत सारा, मतलब आपको आपको पता है कि अनियन की तंगी चल रही है मार्केट में, लेकिन आपने सब वो 100 टन 200 टन कहीं पर रिजर्व करके रख लिया है, और तंगी आ गई है, पैसा बढ़ चुका है, अब आप उसको बढ़े हुए पैसा में सेल कर रहे हो, तो ये इलीगल चीज है अगर आपने उसको स्टोर करके उस समय रखा हुआ है तो बहुत सारा। तो ये आपका आ गया होर्डिंग एसेंशियल गुड्स टू इंक्रीज प्राइसेस। तो अगर आपने बहुत सारा रख भी लिया है ना, तो अगर तंगी आ गई तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ भी जाएगा, तो फिर आप उस बड़े प्राइस पर बेच दोगे। इट इज ब्लैक मार्केटिंग, इट इज इलीगल, नहीं करना चाहिए। फिर हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, सेलिंग लो क्वालिटी और अनसेफ आइटम्स। तो अनसेफ या लो क्वालिटी आइटम सेल करना भी आपका एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। फेक प्रोडक्ट्स भी आ गया। फेक प्रोडक्ट्स में आपको प्रॉमिस कुछ और क्वालिटी प्रोडक्ट किया जा रहा है, लेकिन बदले में कुछ और दे दिया जा रहा है। बहुत सारा फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है, राइट। मतलब फेक प्रोडक्ट उस केस में नहीं होगा, वो तो टोटली डिस्गाइज हो गया कि आईफोन मंगाया पत्थर मिल गया, तो वो वाला केस है जो बनता है। चलो, रीजंस फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। अब रीजन क्या क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता नहीं होता कि आपको इंग्रेडिएंट्स हमेशा चेक करना चाहिए, एमआरपी चेक करना चाहिए, इट इज कंप्लाइंग विद मार्केट स्टैंडर्ड और नॉट, ये चेक करना चाहिए। बहुत सारे चेकलिस्ट है, सभी को पता होना चाहिए। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश में होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डोंट नो देयर राइट्स, तो राइट्स, कंज्यूमर राइट्स आपको पता होने चाहिए।
अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर ग्रुप्स, वीक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सच में बहुत वीक है, ऑब्वियसली अभी भी आई थिंक बहुत वीक है अगर हम कंज्यूमर फोरम वगैरह की बात करें। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस भी है। तो मैनी कंज्यूमर्स डोंट चेक प्रोडक्ट डिटेल, जो कि मैंने बोला प्रोडक्ट का डिटेल्स हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह हर चीज आपको चेक करना चाहिए। और एमआरपी तो ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी आपको हमेशा हर एक प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, वो भी चेक करना चाहिए। देन यू हैव डिलेड लीगल एक्शन। तो कंज्यूमर केसेस टेक लॉन्ग टू रिजॉल्व, ये भी एक इशू है कि कंज्यूमर केसेस बहुत टाइम लगते हैं, जिसके लिए सेपरेटली इसीलिए शायद कंज्यूमर फोरम को इजाद किया गया होगा, आगे हम देखते हैं। देन शॉर्टेज ऑफ गुड्स, आप देखो पीपल बाय विदाउट चेकिंग क्वालिटी, तो क्वालिटी वगैरह बिना चेक किए आप बाय कर लेते हो, ये भी एक रीजन है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का। नाउ अब कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है एवरीवन, व्हाट इज कंज्यूमर अवेयरनेस, आप अवेयर कैसे रहोगे? तो कंज्यूमर अवेयरनेस मीनिंग आपको अपना हक पता हो, यू शुड नो योर राइट्स एज अ कंज्यूमर। उसके बाद हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने आप को बचाओ किससे, कैसे, और अगर हो चुका है तो उसको रिपोर्ट कैसे करो, ये सभी चीजें। एंड वेयर टू, वही रिपोर्ट करना, सी वेयर टू फाइल कंप्लेंट्स, ठीक है, बिना देखे मैंने बोला वेयर टू फाइल कंप्लेंट्स, कहां पर आपको इसका करना चाहिए शिकायत। तो सबसे पहले आप देखो कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाएगा, ये सभी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या हुआ, 6 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स अंडर कोपरा एक्ट 1986 एंड 2019 का अपडेट को इंक्लूड करके। सबसे पहला आपका आता है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी क्या है, इट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्डस गुड्स, जैसे फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई हैजार्डस गुड्स है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसे भी, तो वो आपका आ जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्डस गुड्स एंड राइट टू सेफ्टी के अंदर आता है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कंज्यूमर मस्ट नो द प्रोडक्ट डिटेल, इंग्रेडिएंट क्या है, एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सभी चीजें मेंशन होनी चाहिए हर एक गुड्स के ऊपर। अगर ये सभी चीजें मेंशन नहीं है देन यू शुड नॉट परचेज इट, और उसको आप कंप्लेन कर सकते हो इन द कंज्यूमर फोरम। देन हमारा राइट टू चॉइस आता है, राइट टू चॉइस भी आपका कंज्यूमर शुड हैव द ऑप्शंस नॉट टू बी फोर्स्ड बाय स्पेसिफिक ब्रांड्स, तो आपके पास अपना ऑप्शन है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज को खरीदने के लिए। राइट टू बी हर्ड है, तो कंप्लेंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट्स, द कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर कोर्ट्स है, वहां पर ही आपका राइट है कि आपको सुना जाए वहां पर, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा केस हुआ है तो, ठीक है। देन राइट टू रिड्रेसल भी है, कंपनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगर उनको पता चलता है कि यहाँ आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो दे मे चार्ज, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों को लैक्स ऑफ रुपीज मिला है, मेरे को फेमस केस याद तो नहीं है बट लैक्स ऑफ रुपीज कंपनसेशन में दिया गया क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हुआ, या फिर ऑब्वियसली देखो इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप सभी को पता है कुछ के साथ तो क्वालिटी इशू हो सकता है, कुछ में एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ भी ऐड हो सकता है, तो उस केस पर फिर कंपनी को पेमेंट देना पड़ता है कि आपकी क्वालिटी जो सिस्टम है वो इतनी कमजोर क्यों है, आपको पेमेंट देना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन जिसने भी इसको खरीदा था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, गवर्नमेंट मस्ट एजुकेट कंज्यूमर्स, तो ये अब बहुत पहले कैंपेन भी चला था, ठीक है, बहुत पहले कैंपेन भी चला था कि अपना हक आपको जानना चाहिए एज अ कंज्यूमर, आपको राइट्स पता होना चाहिए, एड्स वगैरह चलते थे गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप कंज्यूमर ड्यूटीज देख लो, आपकी ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए जब भी आप कुछ चीज खरीद रहे हो या फिर कोई भी सर्विस आप ले रहे हो, यू शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट्स बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट आप चेक करोगे, बिल को हमेशा रखोगे, अदरवाइज आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, बिल आपने डिमांड नहीं किया, कंज्यूमर फोरम में गए, अब वो बोलेंगे कि आपके पास बिल तो है नहीं, कैसे प्रूफ करोगे कि आपने इसको वहां से खरीदा है, हमेशा बिल आपको लेना चाहिए हर एक प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एड्स, तो एड्स पर हमेशा भरोसा नहीं करना है, एड्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मिसलीडिंग ओनली, तो एड्स पर कभी भरोसा ना करें, फैक्ट पर भरोसा करें, एंड हमेशा आप इंग्रेडिएंट्स एक्सपायरी डेट हर चीज को चेक करके ही अपना काम करें। और उसके बाद आता है फ्रॉडुलेंट सेलर्स, अगर आपको पता चले यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट देम टू द कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब कोपरा का क्या बोलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या बोलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा इज अ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स योर कंज्यूमर राइट्स, तो इट इज अ एक्ट, ठीक है। अब की फीचर्स इसके अंदर क्या क्या है, कंज्यूमर कोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में एंड नेशनल लेवल्स पर आपका कंज्यूमर फोरम स्टेब्लिश्ड है अंडर दिस एक्ट, और आपको इसमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट एनी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अगर हुआ है, हमने देख लिया कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, तो उसके बेसिस पर आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, और इजियर कंप्लेंट फाइलिंग भी है। फिर हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ चुका था, आरटीआई एक्ट जो कि 2005 में आया था, ठीक है। तो ये आप देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, आरटीआई अलाउज सिटीजंस टू डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से, बहुत सारे आरटीआई होते हैं, जैसे आपके एग्जाम से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे ऐसे आरटीआई होते हैं जिसको आप फाइल करोगे तो गवर्नमेंट को आपको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग इसका,
ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस आता है आरटीआई से, तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट कहां पर कितना खर्चा कर रही है, हर चीज का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। इट इज एक्ट एस्टेब्लिश और इट हेल्प्स कंज्यूमर गेट करेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल। ठीक है, इट हेल्प्स कंज्यूमर गेट द करेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल। तो अगर आपको मिसलीडिंग कुछ चीज लग भी रहा है ना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को फाइल कर सकते हो आरटीआई और उस प्रोडक्ट का आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है वो आप सभी को यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो आपका फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। और अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर आते हैं। फूड एडल्ट्रेशन क्या बोलता है, व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन नाउ? Food adulteration is the process of adding harmful or inferior substances to food items to increase quantity and profit। तो ये adulteration के केस में मैंने आपको बताया जो चावल में छोटे छोटे कंकड़ वगैरह मिलते हैं, राइट, वो यही फूड एडल्ट्रेशन का एग्जांपल है। कॉमन टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन क्या है, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। मिल्क एडल्ट्रेशन कैसे होता है, वाटर मिला दिया, स्टार्च मिला दिया, इवन डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। यू कैन थिंक, वैसे तो मोस्टली आई एम 99% मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं मिल्क प्रोडक्ट्स ना हो, कंप्लीटली अवॉइड भी करूंगा एक टाइम पर। ठीक है, मतलब वो मेरे ऊपर नहीं है, ऑब्वियसली कहीं जा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा, बट यही आप देख सकते हो डिटर्जेंट वगैरह भी ऐड होता है। स्वीट एडल्ट्रेशन में क्या आ गया, सिंथेटिक कलर्स यूज होता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है। ग्रेन एडल्ट्रेशन में पॉलिशिंग किया जाता है हार्मफुल केमिकल के द्वारा। कोई ब्लैक उड़द दाल है नहीं, ठीक है, उससे सस्ता वाला ब्लैक उड़द दाल आई थिंक महंगा मिलता है, या फिर कोई भी दाल आ गया उसको पॉलिश करके ब्लैक उड़द दाल के नाम पर बेचा जा रहा है। या फिर इवन हल्दी और लाल मिर्च और हल्दी के केस में भी उसको पॉलिश करके बेचा जा रहा है किसी और इंग्रेडिएंट को यूज करके जो उससे सस्ता है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पॉलिशिंग वाला केस में। स्पाइसेस एडल्ट्रेशन क्या है, कलर्ड पाउडर्स। हाँ, कलर्ड पाउडर से आप हल्दी का एग्जांपल ले सकते हो, स्पाइस का एग्जांपल ले सकते हो। अगर देखो ब्रिक पाउडर, लाल मिर्च में ब्रिक पाउडर को मिक्स किया जाता है कई बार, ठीक है, तो ये होता है स्पाइसेस में। एंड हनी एडल्ट्रेशन में आप देखो शुगर सिरप ऐड कर दिया जाता है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन के, इट कैन बी डिवास्टेटिंग। सबसे पहला हेल्थ इशू है, स्टमक में इंफेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है। देन सीवियर डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर के डिजीजेस हो गए, किडनी फेलियर हो गया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गया। आफ्टर दैट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आप देखो एडल्ट्रेंट्स रिड्यूस द फूड्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑब्वियसली उसमें कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स होंगे, तो आप उसको मिक्स किया जा रहा है मेन कंपोनेंट में। मेन कंपोनेंट में जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा वो उसको इनहिबिट कर देगा और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपके वो पर्टिकुलर बॉडी में, और इसीलिए इट विल रिड्यूस द फूड्स न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल। तो ये फूड एडल्ट्रेशन का केस हो गया एवरीवन। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम देखते हैं। वन इज पीडीएस विच इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल कमोडिटीज सच एज व्हीट, राइस एंड शुगर एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नाउ इट आल्सो हेल्प्स पुअर फैमिलीज बाय बेसिक। अब मैंने फ्रीबीज में बात करी थी, बट हाँ यहाँ पर कुछ पैसा लिया जाता है लेकिन सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमारे पास है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि बीआईएस है। इट नाउ सर्टिफाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर आपको आईएसआई मार्क किसी भी प्रोडक्ट में दिख रहा है, मतलब वो बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है और आईएसआई मार्क वहां पर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका इट एंश्योर्स इलेक्ट्रिकल, फूड एंड इंडस्ट्रियल गुड्स आर सेफ फॉर यूज। फिर हमारा एग मार्क आता है एवरीवन। व्हाट इज एग मार्क नाउ? AGMARK, ये आप सब आपके सिलेबस में है। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल मार्किंग हो गया। नाउ व्हाट इट डज, ये क्या है, इट इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज स्पाइसेस हो गया, व्हीट हो गया या घी हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ये क्या करता है, सर्टिफाई करता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन बाय द एग मार्क। एंड इट आल्सो एंश्योर्स प्योरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल, ताकि इसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, प्योरिटी इन्वॉल्व हो। इसके बाद हमारे पास इको मार्क आता है। नाउ व्हाट इज इको मार्क? सर्टिफिकेशन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आकर बहुत ट्रेंडिंग में, इको फ्रेंडली पटाखे भी आ चुके हैं, राइट। तो इसके बाद आपको पता है इट एनकरेजेस द यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स। अगर आपको इको मार्क कहीं पर दिख रहा है, सर्टिफिकेशन इनका दिख रहा है, तो यू कैन से दैट इट इज इको फ्रेंडली इन नेचर। उसका यूज इको फ्रेंडली होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मेजर्स भी हो चुके, ये सभी आपके सिलेबस में है एवरीवन। एंड वन शॉट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डन। ठीक है, ये सभी चीजें आपकी सिलेबस की थी, थोड़ा सा बाहर में हट जाता हूं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आई होप ये पूरा वन शॉट आप सभी देखोगे और आप अपना एग्जाम में एस करोगे। और क्वेश्चंस का टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस विल बी डन, तो उसका टेंशन आप मत लो, वी विल सी व्हाट कैन बी डन। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।